जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक बार आप सब लोगों की मुस्कुराहट भी कमेंट सेक्शन में दिखेगी तो दिन बन जाएगा। नवीन सर का शिष्य प्रियंका, अक्की वारदात, श्रेयांशी सेवान, अवनीश द्विवेदी, करण निषाद, काजल गुप्ता, सारे प्यारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और एक बार थम्स अप करके मुझे बताना, आप सब लोगों ने पिछली कक्षा को पढ़ा होगा। मैंने बताया कि किस तरह से इस्लाम का प्रचार हुआ और वो दुनिया के विभिन्न हिस्सों की तरफ बढ़े, उनमें से वो भारत की तरफ भी आए। और भारत की तरफ आने वाला व्यक्ति जो है वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, क्योंकि हमने बहुत धैर्य के साथ में उसको पढ़ा। और ऐसे ही पूरे धैर्य के साथ में हम सारे इतिहास को पढ़ेंगे। मैंने एक साथी का अभी कमेंट देखा, वो कह रहे थे सर आपने हिस्ट्री का सिलेबस तो बताया नहीं। दरअसल में दोस्त, हिस्ट्री का सिलेबस बाकी विषयों के तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री में कोई ऐसा डिफाइन सिलेबस नहीं होता है। तो हमको कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी होती है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो हम कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ेंगे और बड़े धैर्य के साथ में पढ़ेंगे। ओके, तो स्वागत है सब लोगों का। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा कि जो अरब आक्रमण भारत पर कल हमने पढ़ा, उसके क्या प्रभाव हुए। यानी कि अरबों के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया, या अरब हमारे देश से क्या लेकर के गए। वह कौन सी व्यवस्थाएं थी, मान के चलिए आपका चाहे ज्योतिष है, चाहे दर्शन है, या गणित के सिद्धांत थे, वो कौन से सिद्धांत थे जो दुनिया में हमारे भारत से होकर के पहुंचे। और ये हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात रहेगी, क्योंकि ये वो हिडन पार्ट है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। भारत पर फिर साथी अरब, मैंने कहा था कि कल मैंने आपको बताया, आज भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि अरब तो भारत पे क्या इस्लामिक साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हो गए थे। तो आप कहेंगे कि वो तो इसमें सक्सीड नहीं हुए। तो क्योंकि अगले 300 सालों तक, 712 के बाद में गजनवी आया 1000 के करीब में, तो 300 सालों तक मतलब होल्ड करके रखा। और वो होल्ड करने वाली इन इस्लामिक पावर्स को देश में कौन से संगठन बने थे, उस सब के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं। ओके, आप बस धैर्य के साथ में अतिरिक्त बातें ना करते हुए कक्षा पे ध्यान लगाना। थम्स अप कर दीजिए, रेडी हैं आप सुनने के लिए। ठीक है, पेन हाथ में रखा करो, कॉपी हाथ में रखा करो। तो एक नोट बनाओ, यहाँ पर लिखेंगे, छोटा सा एक पॉइंट बनाना, अरब आक्रमण के प्रभाव। ज़्यादा छोटा हो गया ये। अरब आक्रमण के प्रभाव। अरब आक्रमण के प्रभाव। भैया इसे साइलेंट कर लेंगे, उठा के कह दो क्लास में वो। अरब आक्रमण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अरब अटैक। क्या प्रभाव थे। देखो, ऐसी कौन सी चीजें थी जो भारत में नहीं थी, जो अरबों के द्वारा हमारे पास तक पहुंची। तो उन चीजों में सबसे पहली चीज है आपकी, एक तो ऊंट पालन की शुरुआत। ऊंट पालन की शुरुआत भारत में नहीं होता था पहले। ऊंट पालन की शुरुआत, ये नोट करना, ये बड़ी मेजर चीज है। भारत में इसके बाद में ऊंट पालन शुरू हुआ, यानी हम कह सकते हैं कैमल रियरिंग स्टार्टेड स्टार्टेड। दूसरी बात आपको जाननी है यहां पर, मानचित्र कला का विकास। मानचित्र कला का विकास, जो हमारे यहाँ पर मानचित्र कला विकसित हुई, ये अरबों की देन है। मानचित्र कला का विकास, डेवलपमेंट ऑफ, मानचित्र कला को बोलते कार्टोग्राफी। डेवलपमेंट ऑफ कार्टोग्राफी। ठीक है। तीसरी चीज आपको याद रख लेनी है, मानसून की जानकारी भारत को हुई, इससे पहले नहीं थी। मानसून की जानकारी, जब किसी चीज की जानकारी के बारे में हम बात करते हैं, इसका मतलब विशेष और उल्लेखनीय जानकारी। साधारण जानकारी तो पहले थी, यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ मानसून। इंफॉर्मेशन ऑफ मानसून, क्योंकि एक व्यक्ति है अरबी, अलमकसीदी, अलमकसीदी ने इसके बारे में बताया था। एक याद रख लेना, खजूर की खेती, ये भारत में नहीं होती थी। ये बहुत बार पूछा जाता है, स्टेटमेंट बना के एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह सकते हैं, आपका ऐसे लिख लो, आप इसको बोल सकते हैं हम कल्टीवेशन बोल लो, या फिर हम इसको एग्रीकल्चर ऑफ डेट्स बोल सकते हैं सीधे सीधे। एग्रीकल्चर ऑफ
डेट्स, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अरबों के माध्यम से भारत में पहुंची। अब ये साइड तो किसकी हुई, किसके द्वारा दिया गया है ये भारतीयों को, बाय अरब्स, अरबों के द्वारा। तो हम भारतीयों के द्वारा भी वो कुछ लेके गए। तो यहां पर हमको जानना है बाई इंडियंस, भारतीयों के द्वारा कौन सी चीजें थीं जो अरबों तक पहुंची। या मैं कहूं अरबों तक नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि भारत और यूरोप को कौन जोड़ता था, कल मैंने आपको बताया। तो आप कहेंगे यूरोप और भारत के मध्य, या बोले यूरोप और एशिया के मध्य बीच में कौन थे, आपका अरब। तो जितना भी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होगा वो किसके माध्यम से होगा, अरब्स के माध्यम से होगा। यानी कि अरबों ने जो एशिया या भारत का ज्ञान था उसको यूरोप तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज का काम किया, एक सेतु का काम किया। अब वो कौन सी चीजें हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज आती है आपका, सबसे पहली चीज आती है, नोट बना के छोटी सी चीज आप लिख लेना यहां पे ऐसे, जो भारतीय ज्ञान है, भारतीय ज्ञान यूरोप तक कैसे पहुंचा। कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहना अरबों के माध्यम से पहुंचा, अरब्स के थ्रू गया वो यूरोप तक, ठीक है, अरबों के माध्यम से पहुंचा, ठीक है। अब जब पहुंचा तो वो कौन सा भारतीय ज्ञान है, एक तो भारत में जो दर्शन है, फिलॉसफी, आप जानते हैं भारत में जो दर्शन है उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। अगर आप हमारी अपनी ऋषि परंपरा को देखेंगे तो हमारे ऋषि जो है बहुत प्राचीन समय से दार्शनिक रहे। दर्शन का मतलब समझते हैं, किसी विषय के बारे में आपके सोचने और समझने का तरीका क्या है, आप कैसे सोचते और समझते हैं, ये दर्शन है, फिलॉसफी। दूसरी चीज यहां पर ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी में भारत महान था, एस्ट्रोलॉजी। नोट बनाते चलते हैं ना, थम्स अप करो जी भैया, हाथ से ही नोट बनाते। अंक, डिजिट, अंकों का ज्ञान, जो यहां से मेडिसिन, चिकित्सा, चिकित्सा पद्धति यानी कि मेडिसिन, चिकित्सा किसकी डेवलप थी सबसे ज्यादा, आप जानते हैं कि भारत में चरक जैसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने चरक संहिता को लिखा। या हम कहें कि जो आज सर्जरी होती हैं, जो विभिन्न ऑपरेशंस होते हैं, वो सर्जरी किसकी देन है, वो भारत की देन है। ऐसे यूरोप के डॉक्टर तो आज बेशक अपनी रिसर्चेस से काफी आगे हो गए, लेकिन जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो किसकी थी, मेडिसिन के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज किसको थी, तो हम इंडियंस को थी। अंक, अब देखो अंक पर बड़ा विभेद है, इस पर बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं। आजकल का जो यूथ है, जो दरअसल में व्हाट्सएप से पढ़ा हुआ यूथ है, वो ये कहता है कि जी अगर अंकों का ज्ञान इस समय पर, जैसे अंकों के बारे में कहा जाता है कि जो आपका डिजिट्स को एक्सप्लेन किया, तो वो किया थोड़ा सा तो आर्यभट्ट ने, उसके बाद में भारत में एक महान मैथमेटिशियन हुए ब्रह्मगुप्त, तो उन्होंने डिजिट्स को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी हम बताएंगे ब्रह्मगुप्त ने इस देश को क्या क्या दिया है, महान हमारे ब्रह्मगुप्त जी ने क्या क्या दिया। तो लोग कहते हैं कि अगर ब्रह्मगुप्त जी ने अंकों का ज्ञान दिया तो रावण के 10 सिरों की गिनती कैसे हुई थी फिर, या महाभारत में पांडव 5 थे इसकी गिनती कैसे हुई, या कौरवों, जो आपका कौरव 100 थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों की संख्या कैसे हुई। आपने भी देखा होगा ना, इस तरह की चीजें बहुत स्प्रेड होती हैं, सुना है कभी, तो आप कहेंगे हाँ जी ये चीजें हमने बहुत सुनी है। दरअसल में देखो, मैं आपको इसका एक सिंपल सा एक जो मिथ है उसको दूर करें। दरअसल में अंक भारत में प्राचीन समय से थे, ठीक है। जैसे देवताओं की गणना की गई या कभी भी की गई, तो आपका जो हमारा वैदिक साहित्य है वहां पर भी अंकों के बारे में बताया गया है। और अंक जो थे, जैसे आज आप अंक को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1 2 और 3, ऐसे ही तो लिखते हैं, या हम लिखते हैं इसको ऐसे, आज हम जिसको जीरो बोलते हैं। तो जो प्राचीन हमारा संस्कृत साहित्य था उसमें अंक जो थे वो शब्दों में थे, यानी अंकों का ये फॉर्मेट नहीं था, ये फॉर्मेट नहीं था, अंक जो है शब्दों में थे, अर्थात शून्यम था, ठीक है, एकम था, द्व, त्रि, चतुर्थ। आप क्या समझेंगे जी भैया, संकों में क्या बोलेंगे इसको, ये शब्दों में थी सारी संख्याएं, लेकिन जो इनको मैथमेटिकल फॉर्मेट दिया गया वो दिया गया आपका किसके टाइम पर, ब्रह्मगुप्त के टाइम पर। ओके, बहुत सारी संख्याएं उन्होंने बताई। अच्छा, मैथ्स में आप क्या क्या जानते हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं, आप मैथ्स के स्टूडेंट सभी होंगे, थम्स अप करिए जी भैया हम मैथ्स पढ़ते हैं। तो जब आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका शून्य का आविष्कार किसने किया, तो किसका नाम देंगे,
बेशक आज आप देखोगे कि आधुनिक समय में पेटेंट किसी के नाम पर हो, लेकिन शून्य के बारे में, यानी उसको दशमलव और दशमलव पद्धति या दशमलव की गणनाओं के बारे में आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया। ठीक है, छोटी सी चीज से आपको एक्सप्लेन करेंगे और गर्व करना है इस भारतीय नॉलेज पर। जैसे मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अगर आप गणित के छात्र हैं तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैं लिख ही देता हूं एक बार, यहाँ एक व्यक्ति का नाम लिखना, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, इनकी बुक का नाम है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्मपुट जो सिद्धांत है, क्योंकि अलबरूनी ने भी इस बुक को पढ़ा और अरबी लोग इतने चालाक थे कि इस बुक को जब, क्योंकि ये बुक अगर आपसे पूछा है कब लिखी गई, तो 628 एडी में लिखी गई है। कब लिखी गई थी? एक खंड गाद्य भी इन्होंने बुक लिखी थी, वो भी मैथ्स के ऊपर थी, लेकिन ब्रह्म स्फुट सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आपसे पूछे 628 एडी में लिखी गई। और जब इस बुक को लिखा गया तो अलबरूनी ने भी इसको पढ़ा है, और अलबरूनी ने खुद माना है, जब अलबरूनी किताब को लिखता है तहकीक हिंद को, तो वो कहता है कि ग्रहण के बारे में जितनी जानकारी ब्रह्मगुप्त को है, उतनी ज्ञान जानकारी विश्व में अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है। यानी ग्रहण के बारे में, ग्रहण समझ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो जितने भी एक्लिप्स थे उनके बारे में किसने जानकारी दी ग्रहण के बारे में? तो एक तो सबसे पहली चीज तो ग्रहण हो गया। गर्व करना है इस बात पर, आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू इन्होंने एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा पाई की वैल्यू जो है वो √10 है। आज पाई का मान आप कितना जानते हैं? 22/7 सारे लोग जानते होंगे, 3.14। आप कहेंगे हाँ जी जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब ऐसे मत हो जाना भैया हमारा तो मैथ कमजोर है, ऐसे नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं सारे लोग? सॉरी, आर आएगा यहाँ पे, आर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो के घात की जो भी समीकरण है। तो उन्होंने बताया, जैसे कि आपने, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपने पढ़ा, जिसको बाद में श्रीधराचार्य ने एक्सप्लेन किया कि x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, ये पढ़ रखा होगा सबने। मैं आपसे पूछूं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ, तो आप कहेंगे रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो आज, मतलब उसके अब तो कैलकुलेट हो ही चुका है, 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी के बारे में सारे लोग जानते हो इतना तो, कि पृथ्वी ये क्या होता है, उसका भूमध्य, आपका भूमध्य जो साथी व्यास है, जिसको हम इक्वेटोरियल डायमीटर बोलते हैं, ये कितना है? 12,756 किलोमीटर है। और ये जो आपका पोलर डायमीटर है, जिसको हम ध्रुवीय ध्रुवीय व्यास बोलते हैं, ये कितना है? तो आप कहेंगे ये 12,714 किलोमीटर है। ये क्या है आपका? ये व्यास है, व्यास अर्थात आपका डायमीटर है। तो डायमीटर का अगर इसका औसत निकाले तो 12,735, और उसका लगभग आधा करते हैं, तो आज अगर हम बोले तो ये क्या हो गया हमारा? ये तो डायमीटर है। डायमीटर त्रिज्या का दुगना होता है, रेडियस का दुगना होता है, और रेडियस की कैलकुलेशन करें तो हम 6,371 आती है। तो ब्रह्मगुप्त वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पृथ्वी की सरकमफेरेंस को नापा था, अर्थात तो परिधि को नापा था। परिधि का सूत्र क्या होता है बताओ एक बार सारे लोग? तो आप कहेंगे भैया परिधि होती है हमारी 2πr। ये मत समझ लेना भैया क्या हम मैथ पढ़ रहे हैं, यही तो जानना था तुमको जिसको तुम नहीं जान पाए। 2πr यानी 2 × 3.14 × r 6371। कैलकुलेशन करोगे तो किसके आसपास आएगा? तो आप कहोगे भैया इसकी 2 × 6 = 6 × 36, मतलब कि लगभग हमारा जो कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा हमारा आज के टाइम पे 40,000 के आसपास आएगा, लगभग, ऑलमोस्ट मान लेते हैं, हाँ या ना? यस और नो? आप कहेंगे हाँ जी आएगा। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या इन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, इन्होंने पृथ्वी का बताया था सरकमफेरेंस, और कितना बता दिया था? तो याद रख लेना 40,000 बताया था जी, 40,000 किलोमीटर। कोई इक्विपमेंट तो नहीं था इनके पास में? आप कहेंगे नहीं भैया कोई इक्विपमेंट इनके पास में नहीं था,
तब भी नापा, कितने महान व्यक्ति रहे होंगे, कैलकुलेशंस रही होंगी अपनी। सम संख्याओं के वर्ग का योग किसने दिया है? जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो विचार किया करो। सम संख्याओं के वर्ग, सम भी छोड़िए, संख्याओं के वर्गों के योग के सारा भी एक्सप्लेन उन्होंने किया। संख्याओं के वर्गों का योग, जितने भी नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, कितने तक भी हो, अगर मैं इसके वर्ग की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे एन, क्या बोलेंगे इसमें? एक तो एन से एन, एन प्लस वन, थोड़े कम जगह है नीचे लिख लेते हैं यहां पर, क्या बनता है आपका? एन, एन प्लस वन और 2n प्लस वन अपॉन 6। तो संख्याओं के वर्गों का योग किसने दिया? या मैं कहूं संख्याओं के घनों का योग, उनके क्यूब्स का सम कितना होगा? जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड सो ऑन, एन क्यूब कोई भी निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? एन 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 प्लस वन अपॉन, फॉर्मूला लिख लीजिए उसको, एन एन प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये किसका होता है? ये क्यूब्स का होता है। जानते हो इन सारी चीजों को? आप कहेंगे हाँ जी, यानी कि एक महान योगदान रहा, उन्होंने अपनी थ्योरम लिखी, ब्रह्मगुप्त थ्योरम, और भी ना जाने कितनी चीजें उन्होंने हिंदुस्तान को दी हैं। जैसे कि उन्होंने ही बताया था कि हर वस्तु की प्रकृति होती है अपनी, तो दो वस्तुएं एक दूसरे के प्रति आकर्षण रखती हैं। उन्होंने हालांकि नाम नहीं दिया, नाम दिया इसको भास्कर सेकंड ने। उन्होंने कहा दो वस्तुएं एक दूसरे की तरफ जो खींचती हैं उसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हमको क्या पढ़ाया गया? न्यूटन। अब जानते हैं ना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा तो आज भी आप न्यूटन ही लिख के आओगे, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी बुक में, और उस बुक को इतना प्रसारित किया जब उन्होंने अपनी प्रिंसिपिया बुक लिखी 1687 में। आप कहेंगे हाँ जी, यस और नो? हाँ जी, सारी बात, मतलब बहुत कुछ उन्होंने गणित को दिया। या मतलब मैं अनेक चीजों पे बात कर सकता हूं इसके बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, पढ़े हैं आपने? पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़े होंगे सारे लोगों ने। आप कहेंगे हाँ जी पढ़े हैं। क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और 2mn, यही होते हैं नहीं? आप मैथ्स के स्टूडेंट है सारे लोग, तो मैं उम्मीद करूंगा छोटी चीजें आप जानते होंगे। तो आप कहेंगे हाँ जी, यानी कोई भी एक वैल्यू ले लो। जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं एक 4 और एक 3, तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी। m का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, 9 इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 7। तो यानी कि 25 और 7 का तीसरा ट्रिपलेट क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 गुणा 4 गुणा 3 होना चाहिए, 2mn। 2 चौके 8 तिया 24, क्या होगा? 24, हाँ या ना? तो कोई भी संख्याएं आप लीजिए, तो ट्रिपलेट ये किसने बताए सबसे पहले? लेकिन योगदान अन्य व्यक्ति को दिया गया। आप कभी भी आप रिसर्च करेंगे इस बात पर, अगर आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या को किसने बताया, तो नाम आएगा अलबरूनी का। बड़े दुर्भाग्य की बात। और अलबरूनी किसको पढ़ रहा है? अलबरूनी पढ़ रहा है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत पुस्तक को पढ़ के वो अपनी कैलकुलेशंस दे रहा है। कभी भी पूछे रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा व्यवस्थित भूगोल के जनक एराटोस्थनीज। तो एराटोस्थनीज वो व्यक्ति थे जिन्होंने, मतलब वो 200 BC में थे लगभग, यानी आज से लगभग 2200 साल पहले थे, तब उनकी कैलकुलेशन सटीक थी थोड़ी। क्लियर है? समझ में आया? तो अरब क्या ले गए भारत से? आप कहेंगे भैया गणित तो सारा का सारा ये हमारा जो था, बहुत कुछ है इसमें, आप कभी इसमें पढ़ना, रिसर्च करना। तो आप कहेंगे हाँ, यानी कि जो मैथ्स था, जो मेडिसिन थी, जो हमारा ज्योतिष था, जो दर्शन था, वो यूरोप तक किसके माध्यम से पहुंचा? अरबों की वजह से। ठीक है, अब अरब इसको पहुंचाने में कामयाब हुए, और फिर क्या होता है, मैंने आपको कहा था, इसमें बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट अमोंग अरब्स, अरबों के मध्य संघर्ष। इसको लिखना, ये बहुत जरूरी है, अरबों के मध्य संघर्ष। यहां तक की बात हमने आपको बताई थी कि मेरा एक प्रश्न रहेगा आप सब लोगों से। मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत हो गई, उसको मार दिया गया, चाहे जो भी कारण रहे हों, चाहे आपका खलीफा के माध्यम से या फिर जो राजा दाहिर की पुत्रियां थी उनके माध्यम से, दोनों ही स्टोरी मैंने बताई जो प्रचलन में है। तो यहाँ पर आप एक बात सोचोगे कि अरब से जब यहाँ पर आए, तो मैंने कहा था कि राजा दाहिर का जो बेटा है जय सिंह, कल मैंने आपको बताया, उसने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। तो यानी कि अरब तो फिर अपने साम्राज्य को स्थापित कर पाते,
खलीफा उमर द्वितीय के समय पर जब वो राजा दाहिर के बेटे को इस्लाम एक्सेप्ट करवाने में सफल रहे, मतलब राजा तक को कन्वर्ट कराने में सफल रहे, तो फिर तो उनका साम्राज्य बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहां पर कहते हैं कि जो कारण रहे, वो कारण क्या है कि अरब नहीं अपना साम्राज्य स्थापित कर पाए। उसका कारण था कि जो जितने भी कैलिफ्स थे, जितने भी खलीफा थे, वो सब दुर्व्यसन और विलासिता का शिकार हो गए। यानी उन्होंने अपना जीवन एक मौज का जीवन चुन लिया कि अपनी सेनाएं हैं, अपने कमांडर हैं, सब जगह पैसा वो लूट करके ला करके देते रहते हैं, तो उनकी जो दूरदर्शिता थी वो खत्म हो गई और उन्होंने अपना जीवन जो है वो भोग विलास का जीवन बना लिया। एक कारण तो ये रहा। एक आप देखते होंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है, सब लोग कहते हैं कि जब कासिम भारत में आया या कासिम के बाद के लोग आए तो क्या ये भारत के वीर कहाँ सो रहे थे? हमारे ऊपर एक कटाक्ष किया जाता है कि तब कहाँ गए थे ये नॉर्थ इंडिया के वीर, उत्तर भारत के वीर या भारत के वीर कहें, कि तब कहाँ सो गए थे सब लोग? कहते हैं कि भारत में एकता नहीं थी। तो एकता तो नहीं थी, लेकिन एक संगठन बना था अरबों के खिलाफ, जिसने इसको 300 साल तक होल्ड किया कि अरब 300 अगले 300 साल तक सफल नहीं हुए। उस संगठन के बारे में आपको जानना चाहिए। अरबों के मध्य संघर्ष हुआ और यहीं पर याद रख लेना, एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एक भारतीय संगठन बना था और भारतीय राजाओं ने बनाया था। तो कोई आपसे कहे तो आप कहना इस बात को कि नहीं, भारतीयों का एक संगठन बना था। और उस संगठन में कौन लीड कर रहे थे? पुलकेशिन चालुक्य। पुलकेशिन, इनका नाम था विक्रमादित्य द्वितीय। वो मत समझ लेना जो हर्षवर्धन के समय थे, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। विक्रमादित्य सेकंड, या जिसको हम अवनी जनाश्रय, अवनी जनाश्रय इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पे जो लोगों को जब जरूरत थी तो इन्होंने उनको आश्रय दिया। एक तो ये व्यक्ति थे, ठीक है। पुलकेशिन कब से कब तक थे? इनका शासनकाल है 733 से लेकर के 746 तक। दूसरे व्यक्ति कौन थे इनके साथ में? दूसरे व्यक्ति थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट जी थे इनके साथ में। नागभट्ट प्रथम किस वंश के शासक रहे हैं बताओ? तो आप कहेंगे भैया गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे। और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे थे 730 से लेकर के 760, यानी ये समकालीन शासक हैं सभी। तीसरे इनके साथ में संगठन बनाया था दंती दुर्ग ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, यानी राष्ट्रकूट भी इनके साथ में हो गए। ये सब उत्तर भारत में शासन कर रहे थे उस समय। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश था आपका, तो उत्तर भारत में आपका मतलब बिहार तक भी साम्राज्य था इनका। पुलकेशिन चालुक्य वंश की बात करते हैं तो भारत का जो राजस्थान से निचला क्षेत्र है उसमें ये थे। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट आपका महाराष्ट्र मतलब दक्षिण तक भी फैले हुए थे, महाराष्ट्र गोवा तक। और चौथे व्यक्ति थे इनके साथ में बप्पा रावल जी। बप्पा रावल जी ये कहाँ से थे? ये राजपुताना से थे, मेवाड़ से थे। तो इन लोगों का एक संगठन है जो एकजुट हुआ था। किसके खिलाफ एकजुट हुए थे जी? ये भारतीय संगठन बना था 738 एडी में भी एक अरब आक्रमण हुआ है, यानी अरबों ने सोचा कि हम सफल होंगे। अरब आक्रमण के खिलाफ, अरब आक्रमण के खिलाफ। और किसने किया था ये आक्रमण? इस समय ये आक्रमण किया था आपका अल हकब ने। अल हकब, समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये चारों लोग लड़े और चारों लोग ऐसे लड़े कि बप्पा रावल जी तो कहते हैं कि भाई इनको उन्होंने तो ये कहा कि नहीं, ये जहां से आए हैं इनको वहां छोड़ करके आएंगे अरबों को। इसको बोलते हैं नेतृत्व की शक्ति, कि आप आगे खड़े होकर के और एक संगठन बनाएं। क्योंकि हिंदुस्तानी राजाओं पर एक कटाक्ष रहा है कि ये तो आपस में ही प्रतिस्पर्धा करते रहे, लेकिन ये कुछ वीर थे जिन्होंने एक संगठन बनाया। और कहां छोड़ के आए अरबों को? अरबों को छोड़ करके आए वापस गजनी। और जब ये उधर से आ रहे थे कि ये वापस ना आए, तभी पर इन्होंने वहां पर क्या बनाई? फौजी चौकियां बनाई। शोएब अख्तर को क्या बोलते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस। तो वो रावलपिंडी कहां पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक भारत का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर अरबों ने अपना, जब अरब सिंध में आए तो उस पर उन्होंने क्या कर लिया था? टेक ओवर कर लिया था उसको, रावलपिंडी को। तो तब उसका नाम रावलपिंडी नहीं था। रावलपिंडी तो जब रावल जी की सेनाएं गई हैं तो हर 100 किलोमीटर पर उन्होंने 1000 सैनिक छोड़े कि वापस आए तो लड़ना है। और यही वो संगठन है जिसने कितने वर्षों तक, याद रख लेना, आपसे पूछे अगले 300 वर्ष क्यों नहीं वो सफल हो पाए, तो इन्हीं के वंशज थे। अगले 300 वर्ष तक होल्ड करके रखा, यानी कि रोके रखा। बात क्लियर है?
कभी भी दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई अरब 700 के बाद में सीधे गजनवी ही क्यों आया 300 साल तक? तो ऐसा नहीं था कि भारतीय राजाओं की एकजुटता नहीं थी, एकजुट हुए और वो एकजुटता काम भी करके गई। बात क्लियर है? बोलो जी फटाफट से। आकाश चौधरी जी ने बहुत अच्छा लिखा है, भैया ये एकलिंग जी के भक्त थे। हाँ जी, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था इन्होंने, उदयपुर में बहुत चर्चित मंदिर है और मेवाड़ के ये असली संस्थापक भी माने जाते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत इतनी बात में? सर ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वो सबको लिख दूं? ऐसा संभव नहीं है दोस्त। फिर तो मैं आपको कुछ समझाने की बजाय फिर तो मैं पीडीएफ ना लगा लूं। जो मैं समझा रहा हूं वो नहीं लिखना है आपको, नोट्स बनाना है उतने भर का जो मैं यहां पर लिख रहा हूं बोर्ड पे। जो बोर्ड पे लिखूं उसका नोट्स बनाना है, अतिरिक्त बस चीजें आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं ताकि आपकी समझ डाइवर्सिफाई हो पाए। आप उन रटने वाले बच्चों की तरह ना रहो जिन्होंने 4 फैक्ट याद कर लिए और कुछ पता नहीं है उनको। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? इतनी छोटी सी बात थी, इसमें कोई भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सब करें, क्लियर है? आगे चलें। छोटी सी बात मैंने बताई आपको कि अरबों ने हमको क्या दिया और अरब हमारे देश से क्या लेकर के गए। अरब सफल आगे क्यों नहीं हुए उसका मैंने बताया कि एक संगठन बना और उस संगठन ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, अब छोटी सी बात है, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, अगर मैंने आपको कल से अब तक कुछ समझाया है तो मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, क्या अरब जो थे वो इस्लाम का जो प्रचार करने आए थे उसमें सफल हुए या नहीं? इस्लाम के प्रचार में वो सफल हुए या नहीं? प्रचार में वो सफल हुए या नहीं हुए? कल एक साथी का मैं आपसे कहता हूं, हमेशा अपने सजेशन दीजिए। एक साथी का मैंने कल आपका कमेंट पढ़ा, बड़ा जबरदस्त कमेंट था। उन्होंने कहा भैया आप जो है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मत बताइए, और मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मत बताइए क्योंकि हमने तो कुरान को पढ़ा है। तो मेरे साथी उसका सीधा सा मत ये है कि मोहम्मद कोई साथी का नाम था हमारे का, तो हमारे उस साथी ने कुरान को भी फिर नहीं पढ़ा है। इसका तो सीधा सा मतलब ये हुआ ना, कुरान में मोहम्मद बिन कासिम का क्या मतलब है? कुरान में तो धार्मिक शिक्षाएं हैं, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। मैंने आपको क्या बताया था? कुरान आप जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। कुरान कभी भी आपका कि भाई इस्लाम का प्रचार और प्रसार कट्टरता के माध्यम से हो इसकी स्वीकार्यता नहीं देता है। ये तो बहुत सारे जो कमांडर्स हुए अपने, उन्होंने अपने निजी हित, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने धन को बढ़ाने के लिए, मिड एशिया में उनको वॉर लड़ना था, मध्य एशिया में उसके लिए उनको पैसा चाहिए, तो भारत में उस तरह की कट्टरता उन्हें अपनाई। जो सैनिक उनके साथ आए तो उन्होंने उनके साथ में जिहाद का नारा दिया ताकि ये लोग एक ऊर्जा के साथ में हमारे साथ लगे रहे। आपको सुनना और समझना है चीजों को, ऐसा नहीं कि कुछ भी माइंड सेट बना ले। तो मुझे इसका आंसर करें सारे लोग, सफल की असफल आप क्या कहेंगे? सारा सिनेरियो मैंने आपको समझाया, तो आप कहेंगे भैया ये क्या बोलेंगे, सफल नहीं हुए, नॉट सक्सीड इन प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। तो सफल नहीं हुए तो अरब में तो है ही मुस्लिम, आप कहेंगे हाँ जी। तो एक जनजाति का यहां पर उदय पहले से ही था, तुर्क, जिनको हम टर्क्स भी बोलते हैं, तुर्क, इनके बारे में जानो क्योंकि भारत पर जो दूसरा आक्रमण हुआ वो तुर्कों का हुआ। यहां पर एक छोटी सी बात और आपको जान लेनी है, ऐसा नहीं था कि अरब और तुर्क ही भारत में विदेशी आए थे, भारत में तो बहुत सारे विदेशी आए, ईरानी आए थे, हकामनी डायनेस्टी के प्राचीन इतिहास में बताएंगे, यूनानी आए, सिकंदर भारत में आया था 326 बीसी में। इसके बाद में आपको पता होगा कौन आए थे, इंडो ग्रीक आए थे, शक आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। ये सब क्या है, ये भारतीय विचारधारा में ही या भारतीय संस्कृति में ही लीन हो गए थे। जैसे मैं आपसे एक राजा का नाम यदि पूछूं, रुद्र दामन किस वंश का शासक है? अब उसके नाम पे थोड़ा गौर करना। रुद्र दामन, रुद्र कौन है? भगवान शिव, और दामन अर्थात गोद। तो आप कहोगे भैया ये जो शासक है मतलब ईश्वर के नाम पर भी अपने नाम रखने लग गए। शक शासक था जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये क्या है, भारतीय विचारधारा में, लेकिन अरब भारतीय विचारधारा में नहीं समा पाए, जो कि मध्यकालीन भारत से हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तुर्क कौन है? देखो तुर्कों के बारे में जानो, तुर्क दरअसल में आपका
जो अरब में अरब क्षेत्र है, अरब क्षेत्र समझते हैं किधर है? अगर मैं आपसे भारत से अगर पूछूं, वर्तमान भारत से, तो आप कहेंगे भारत के इस साइड में है। अगर मैं पूछूं आपसे चाइना किधर है, तो आप बोलोगे चीन इधर है भारत से। अगर मैं पूछूं रूस किधर है, तो आप कहेंगे रूस इधर है। वर्ल्ड मैप में बड़े बड़े देशों को तो जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैंने कहा है मैप हर स्टूडेंट की टेबल पर होना चाहिए। तो इधर के जितने भी देश हैं इनको बोलते हैं हम भारत के मुकाबले कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये वेस्ट की कंट्रीज, चाहे यूरोप के हों या अन्य देश हो। तो जो ये चाइना से लेकर के यूराल तक इस क्षेत्र में थे तुर्क लोग, यहां तक तुर्क लोग फैले हुए थे। और तुर्क जनजाति क्या थी कि दरअसल में ये लूट मार करने वाली जनजाति थी, इनका पूरा जीवन ही लूट पर व्यतीत था। और याद रख लेना ये आपका मुस्लिम नहीं थे, तुर्क शुरुआती दौर में मुस्लिम नहीं थे, ये बौद्ध थे। इनके लिए एक टर्म यूज होता है समानिष्ठवादी बौद्ध। तो कौन थे तुर्क पहले बताएं? तुर्क आपका मुसलमान होने से पहले कौन थे? वो बौद्ध थे। अब यहां पर क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ उस समय पर, यानी कि लगभग हम आपसे बात करें तो ये 950 ईस्वी के आसपास की बात है कि यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन हुए 10-20 सालों में, तो यहाँ पर जो खाने भर के लिए चीजें थी वो भी भूखमरी आ गई, अकाल फैल गया। तो ये लोग तुर्क जो थे, फिर तुर्क कहाँ चले गए? तुर्क चले गए तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में आए। और यही तुर्कमेनिस्तान है जहां पर अरब और तुर्कों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनके बीच में संघर्ष हुआ, अरब वर्सेस तुर्क। अब चूंकि तुर्क संख्या में बहुत ज्यादा नहीं थे, तो इसमें सक्सीड कौन हुआ? इसमें अरब सफल हो गए। इसको कहानी समझना, इसको लिखना मत अभी। कौन सफल हुए अरब और तुर्कों के बीच के युद्ध में? तो आप कहेंगे अरब सफल हो गए। तो अरबों ने फिर इन पर इस्लाम जो है वो थोपा, और धीरे धीरे पहले तो ये स्लेव्स बने, यानी कि दास बने, ये तुर्क लोग बने पहले अरबों के दास, फिर धीरे धीरे उनके दास से बने बॉडीगार्ड, अंगरक्षक बने उनके, अंगरक्षक बनते हुए हायर पोस्ट की तरफ गए धीरे 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 धीरे। तो ऐसे तुर्क क्या हुए, एक तो तुर्क इस्लाम में कन्वर्ट हुए, और साथ में जो उनके पद थे उस पद में भी क्या हुए, उनके प्रमोशंस हुए। फाइनली बात ये हुई कि तुर्क जो थे वो आपका टोटल इस्लामिक हो गए, यानी कि आपका टोटली इस्लामिक होने का मतलब है सब लगभग कन्वर्ट हो चुके थे, और सब जो है अब शामिल हो चुके थे अरबों के साथ में। अगर मैं आपसे पूछूं पुराने मुसलमान कौन है, अरब या तुर्क, तो आप क्या कहेंगे? पुराने मुसलमान कौन हुए, अरब या तुर्क? तो जब कोई धर्म पुराना हो जाता है और उस धर्म को बहुत लंबे समय तक अगर मानते आए, तो उसमें स्थिरता आ जाती है। स्थिरता यानी कि वो बगावत नहीं रहती। जैसे आपने देखा होगा नया नया जोश कैसा होता है, एक नए नए जोश में एक समय के बाद में क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे जब मैं हिस्ट्री को पढ़ाता था, मान के चलो 5 साल पहले, तो टेबल में हाथ मार के और जबरदस्त तरीके से, लेकिन धीरे धीरे क्या ही स्थिरता की भी चीजें समझानी है, वो तो ऐसे भी समझ में आ जाएंगी, तो क्यों ना धैर्य और शांति से ही पढ़ाया जाए। तो हुआ क्या इसमें, तो आप कहेंगे भैया अरब जो है उनके अंदर एक स्थिरता आ गई, लेकिन तुर्क जो नए नए मुसलमान बने थे उनके अंदर बहुत जोश था। और इन्हीं तुर्कों में, अब ये नोट करना इस बात को, इन्हीं तुर्कों में क्या बोलेंगे, जो ये तुर्क है मैंने कहा, फिर इन तुर्कों की बहुत सारी ब्रांच बनी। अब तो ये क्या हो गया आपका, तुर्क जो थे ये मुस्लिम बन गए, तुर्क मुस्लिम बन गए। कैसे बने वो सारी कहानी मैंने आपको बताई। अब जब ये मुसलमान बन गए तो इनकी बहुत सारी शाखाएं बनी। जैसे एक शाखा तो आपका कोचक की तरफ की गई, जिसको हम एशिया माइनर बोलते हैं, या वहां पर कुस्तुनतुनिया, हम आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, कुस्तुनतुनिया पर इन्होंने अटैक किया, और कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल, इस्तांबुल जो उसका नाम है वो तुर्कों ने ही दिया। उस बात को अभी छोड़ेंगे, अभी हमको फोकस करना है इस बात पर कि यहाँ की एक शाखा थी आपका गाजी, गाजी शाखा, जो यहां पहुंची आपका कहां पर, गजनी जगह पर। गजनी किस देश में है आज वर्तमान में? यहां से हमको लिखना है, इसको नोट करना, ठीक है। तुर्कों का एक वंश कहां आ गया, गजनी। और गजनी जिसको हम साथी गजनी वंश के नाम से भी जानते हैं, गजनी वंश, या उसको यामिनी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, यामिनी वंश,
यामिनी वंश का जो संस्थापक था वो था अल्पतगीन। कौन है? अल्पतगीन, फाउंडर ऑफ गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी लिखे या यामिनी, इसी के ऊपर तो लिखी है आपका किताबुल यामिनी उतुबी ने, अभी देंगे उसका रेफरेंस आपको आगे चल के। कौन है? अल्पतगीन, अल्पतगीन, ठीक है। और अगर अल्पतगीन का मैं आपको शासनकाल बताऊं कि कब से कब तक था अल्पतगीन, क्योंकि इसका बेटा आया फिर उसके बाद में सुबुतगीन, तो इसका शासनकाल भी लिख लेना, 943 से 963। अल्पतगीन के बाद में जो आया, अल्पतगीन के बाद में आया सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो गद्दी पे बैठा, वो गद्दी पे बैठा था आपका 977 से लेकर के 997। आप कहेंगे बीच के वर्ष कहाँ गए भैया? तो बीच के वर्षों में बहुत सारा संघर्ष हुआ है। अल्पतगीन का एक गुलाम था, मतलब जैसे सुबुक्तगीन से पहले एक राजा रहा था पिराई। कौन रहा था यहाँ पे? बीच में एक पिराई प्रमुख है। बाकी तो कहते हैं कि यहाँ पर इतनी मारकाट हुई है गजनी में कि आपका लगभग हर 2-2 महीने बाद, 2-2 महीने बाद कई शासक यहाँ पर बदले। लेकिन सुबुक्तगीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क है। लिख चुके सुबुक्तगीन। अब इस समय पर ध्यान रख लेना, अगर मैं भारत की बात करता हूं आपसे, तो भारत में जो ये आपका हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं हिंदू शाही। यहाँ पे हिंदू राजा थे बहुत सारे, हिंदू शाही राजवंश, हिंदू राजा थे यहाँ पर, हिंदू शाही राजवंश। और हिंदू शाही राजवंश का एक राजा है यहाँ पर जयपाल। क्यों ध्यान देना है, पहले समझना, पैन को रोके थोड़ा सा। तो जयपाल जब देख रहा था कि भाई वहां पर गजनी में ये लोग शक्ति बनते जा रहे हैं, तो सुबुक्तगीन से पहले मैंने बताया एक यहां पर था राजा पिराई। तो राजा पिराई के समय जयपाल ने खुद, कहते ना कि भाई, मैंने आपको कल एक बात बताई, राजा दाहिर खुद को होल्ड करके रखा रहा कि भाई जब सेना आएगी तभी मैं लड़ूंगा। हम कह रहे थे कि राजा दाहिर को स्वयं जाके लड़ लेना चाहिए था जब सेना में बीमारी फैली हुई थी, लेकिन राजा दाहिर ने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया जयपाल ने। और जयपाल गजनी गए अटैक करने, लेकिन वहां पर एक सैनिक कमांडर था उस टाइम पे सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन ने उस सेना को हरा दिया, क्योंकि वहां का ठंडा और जो अफगानिस्तान का जो बर्फीला इलाका था, ये अफगानिस्तान में स्थित है, तो वहां भारतीय सेनाओं को लड़ने की आदत नहीं थी। तो कहते कि उस वॉर को जैसे ही जीता, तो सुबुक्तगीन का एकदम से क्या हुआ, आप समझ सकते हैं कि उसका भाई एकदम से उसकी प्रशंसा होनी शुरू हुई कि बाहर से एक अटैक हुआ, पहली बार भारत की तरफ से अटैक हुआ गजनी पर, और उस अटैक को जो है इसने डिसमेंटल कर दिया एकदम से। तो इसकी जब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो तब ये गद्दी पे आया 977 से 997, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईयर आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए। आपसे पूछे अल्पतगीन और सुबुक्तगीन के बीच में क्या संबंध है, तो आप ऐसे समझ लेना, ये इसका दामाद भी था, यानी इसकी बेटी का पति, और साथ में इसका गुलाम भी था, ये स्लेव। गुलाम समझते हो? पहले तो क्या होता था, गुलाम खरीदे जाते थे, पहले गुलामों के बाजार लगते थे, जैसे आज मूंगफली बचती है बाजारों में, पहले गुलाम बेचे जाते थे, राजा जाते थे देखने, अच्छा ये इसको एक काम करो, अपने घोड़े नहलाने के लिए 15 आदमी खरीदने, आज ले लो भाई इनको। तो पहले गुलामों के भी बाजार लगते थे। बात क्लियर है? आगे आएंगे। अभिषेक मौर्य जी, आपने साथी अभी पढ़ा नहीं है स्वामी विवेकानंद जी को। देखो, आप किसी व्यक्ति को यदि पढ़ना चाहते हैं तो उनके संस्मरणों को ध्यान से पढ़िए, उनका एक कोट मत उठा लीजिए कोई कहीं से व्हाट्सएप से देख के कि उन्होंने ऐसा कहा था। आजकल तो बड़ा व्हाट्सएप पे ये चलता है कि ऊपर कुछ लाइन लिख दो और नीचे किसी महान व्यक्ति का नाम लिख दो, उन भाई साहब ने ऐसा कहा था। चलता है? नहीं चलता। और आप क्या, आप इतने बुद्धू हैं, हाँ ठीक है इन्होंने ही कहा होगा। मैंने आपको कहा अगर आप अपने ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पूर्वाग्रह त्यागने होंगे, यानी कि आपके दिमाग पर जो जबरदस्ती थोपा जाता है, अगर आप उसको मतलब जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप शिकार हैं। दुनिया में जितनी भी कहते हैं ना कि अव्यवस्थाएं पैदा की है, वो 1% लोगों ने की है, 99% तो फॉलो करते हैं, 1% कराने वाले, 99% फॉलो करने वाले।
कराने वाले 1% और करने वाले 99%। ठीक है, तो सुबुक्तगीन आ गया। अब सुबुक्तगीन क्या बोलते हैं, सुबुक्तगीन का निर्णय था कि भारत पर अटैक करे, लेकिन उल्टा सुबुक्तगीन पर अटैक हो गया। ठीक है, राजा पराई के समय मैंने बताया। तो ये युद्ध किस किस के वर्सेज हुआ आपका, आप कहेंगे गजनी वंश और हिंदू शाही साम्राज्य आपस में टकराए थे। भैया हम इस बात को अपने मस्तिष्क में रखेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं था राजा जयपाल वहां हार गए तो फिर उन्होंने कोशिश नहीं की, फिर उन्होंने एक संगठन बनाया, 1 लाख सैनिक फिर इकट्ठे किए, लेकिन फिर से हार का सामना करना पड़ा। राजा जयपाल ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन बहादुर व्यक्ति थे, लड़ रहे थे भारत के लिए। और हिंदू शाही राजवंश के जितने भी राजा थे वो अंतिम समय तक, मैं आपको बताऊं तो 1020 तक इनके वंशजों ने युद्ध किया है, गजनी के खिलाफ भी। इतनी बात क्लियर है। तो सुबुक्तगीन जब आ गया तो सुबुक्तगीन को ध्यान रखना है। सुबुक्तगीन के बाद में आता है सुबुक्तगीन का बेटा। सुबुक्तगीन की डेथ कब हुई, 997 में। फिर आता है सुबुक्तगीन का पुत्र, सन ऑफ सुबुक्तगीन। कौन है सन ऑफ सुबुक्तगीन? इसका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। दरअसल में महमूद गजनवी आपका जो गद्दी पर बैठा था, याद रख लेना, महमूद गजनवी को ऐसे याद रख लेना, गद्दी पर। दरअसल में 971 में इसका जन्म हुआ था और ये 28 वर्ष का था जब गद्दी पे बैठा। तो ये गद्दी पे बैठा 27 वर्ष का, सॉरी, 998 एडी में इसका जो राज्याभिषेक हुआ, 998 एडी में। और उसके बाद में 1030 में इसकी डेथ हुई थी। इसी के बीच में आएगा ये भारत में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गई थी, इसकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, कॉमन सी बात है। अभी एक आप कहोगे भैया जब 997 में सुबुक्तगीन की डेथ हो गई तो ये 1 साल का टाइम क्यों? दरअसल में सुबुक्तगीन ने अपने छोटे बेटे इस्माइली को गद्दी पर बिठाया था। किसको बिठाया? इस्माइली को। बड़ा बेटा महमूद गजनवी था, वो इसके पक्ष में नहीं था। जैसे आपने देखा होगा शाहजहां औरंगजेब के पक्ष में नहीं था, उसने दारा सिकोह को राजा बनाया था। तो औरंगजेब ने क्या किया, दारा सिकोह की गर्दन भिजवाई जब वो खाना खा रहा था उस टाइम पे, कि अब गिफ्ट कर दो पिताजी को जाके भाई की गर्दन। तो इसने अपने भाई इस्माइली की हत्या की। तो इसीलिए उस समय में जो बीच में पीरियड है उस थोड़े से समय के लिए इस्माइली रहा है गजनी की गद्दी पर। अब जब ये गद्दी पर आता है तो ये प्रण लेता है यहाँ गद्दी पर आकर के। इसने कहा कि खलीफा को, मतलब एक पत्र लिखा इसने, जो कैलिफ था उस टाइम पे। कैलिफ कहां पर रहते थे जरा आंसर करें, मैं बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा कि आप जो मुख्य बिंदु है उनको ध्यान दे रखते या नहीं। कहाँ कैलिफ का सेंटर कहां पर हुआ करता था, खलीफा का मुख्य केंद्र क्या हुआ करता था? बगदाद। बगदाद बगदाद बगदाद, बहुत शानदार। कुछ दोस्तों को कोई मतलब नहीं है। कल ही बताया, खलीफाओं का मुख्य केंद्र अब्बासियों के समय पर बन गया था। कौन आपका? अब्बासियों के समय पर। तो अब्बासियों के समय पर यानी 750 में। तो 750 से तो बाद की बात कर रहे हैं हम। अगले 500 वर्षों तक सेंटर रहा बगदाद। तो सारे निर्देश कहां से आते थे? बगदाद से। और बाकी सब तो कमांडर की तरह थे। एक इस्लाम में जो सबसे बड़ी शक्ति या जो सबसे, अगर मैं बोलूं, सुपीरियर ऑर्डर होता था वो किसका होता था? कैलिफ का। तो इसने खलीफा को उल्टा पत्र लिखा। इसने कहा कि अगर खलीफा, इसने पहले तो प्राचीन चीजों के बारे में लिखवाया उतबी के द्वारा। उतबी इसका दरबारी मतलब इतिहासकार था, कोर्ट हिस्टोरियन। तो उसके द्वारा पत्र लिखवाया। उसने कहा कि भाई इस तरह से भारत में बहुत खजाना है और ये व्यापारियों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि भारत बहुत समृद्ध देश है। यदि खलीफा मुझे स्वीकृति दे और मुझे सुल्तान मान ले, इससे पहले खलीफा किसी को सुल्तान नहीं मानता था, वो सिर्फ कहते थे कि भाई ये तो सैनिक हैं, कमांडर हैं, सूबेदार कह देते थे, लेकिन सुल्तान किसी को नहीं कहा गया। इसने कहा अगर खलीफा मुझे सुल्तान मान ले तो मैं हर वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा। और ये चिट्ठी उसने लिखवाई। अब जब इसके शब्द कहते उस पत्र को पढ़ा खलीफा ने, तो खलीफा ने वापस पत्र लिखवाया और इसको सुल्तान भर लिया गया। तो पहला व्यक्ति जिसको सुल्तान का टाइटल मिला खलीफा से, वो कौन है तुर्कों में? तो आप कहेंगे तुर्कों में वो है आपका महमूद गजनवी। लिखना इस बात को। क्या बात बोले? प्रथम सुल्तान, ऐसे लिखना।
प्रथम सुल्तान घोषित हुआ ये खलीफा के द्वारा, और दो टाइटल भी इसको दिए, घोषित हुआ खलीफा के द्वारा, सॉरी खलीफा के द्वारा। उस समय पे जो खलीफा था उसका नाम था कादिर बिल्लाह, कादिर नाम का खलीफा था। क्या बोलेंगे? महमूद गजनवी announced as a सुल्तान बाय, खलीफा लिख लीजिए, बाय कैलिफ लिख लीजिए, और इसको दो टाइटल दिए, साथ में इसको दो टाइटल भी दिए, दो उपाधि भी दी। और वो दो टाइटल्स कौन कौन से हैं, उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। पहला टाइटल था यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ एम्पायर, उसको एक्सेप्ट कर लिया। साम्राज्य का दाहिना हाथ, राइट हैंड ऑफ एम्पायर, राइट हैंड ऑफ एम्पायर। और दूसरा टाइटल इसको दिया यामीन उद्दौला के बाद में, आपका क्या बोलते हैं उस टाइटल को, यामीन उल बिल्लाह, यामीन उल बिल्लाह। यामीन उल बिल्लाह टाइटल का मतलब था, इसका मतलब था मुसलमानों का संरक्षक। ध्यान से समझते चलना हर एक चीज को, मुसलमानों का संरक्षक, क्यूरेटर ऑफ मुस्लिम्स, ऑफ मुस्लिम्स, ये दो टाइटल उसको दे दिए। और भी बहुत सारे टाइटल उसको बाद में मिले, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, बुत शिकन, यानी उसने मूर्तियों को तोड़ा। अब उसने मूर्तियों को क्यों तोड़ा, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उन सब पे विचार करेंगे और जानेंगे। तो यहां तक कि इस बात में कोई दिक्कत। अब देखो बहुत सारे मत हैं, जैसे मैंने आपको कहा था लेफ्ट विंग के जो हिस्टोरियन है वामपंथी रोमिला थापर, वो क्या कहती है कि इसका जो आक्रमण था वो सियाओं के खिलाफ था, सिया मुसलमानों के खिलाफ, और ये जो भारत आया वो हाथी प्राप्त करने आया। या अन्य इतिहासकार जो कि वामपंथी इतिहासकार जिनको हम कहते हैं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा यहां पर, मुझे छोटी सी बात बताना आप लोग, आज के वर्तमान लेखक जो लिखते हैं वह सही है, या जो स्वयं गजनी के दरबारी इतिहासकार ने लिखा वो सही माना जाए? तो आप कहेंगे हाँ जी, जो उसका दरबारी इतिहासकार है वो अगर गजनवी के बारे में कोई बात लिख रहा है जो गलत है, तो क्या कोई राजा का दरबारी इतिहासकार होते हुए राजा के खिलाफ गलत लिख सकता है? गलत चीज को भी लिख रहा है तो क्या राजा उसको सहमति दे देगा? सीधी सी बात है, वो सही घटनाएं रही होंगी तो राजा ने सहमति दे दी, झूठ को तो स्वीकृति नहीं देगा। तो उतबी के अनुसार ये कहा गया है, और आजकल के इतिहासकार इस बात को नहीं मानते, लेकिन उतबी ने इस बात को कहा है कि लूट के साथ साथ गजनवी का एक उद्देश्य भारत में इस्लाम प्रचार का भी था। उसका दूसरा पहलू क्यों आज के इतिहासकार कहते हैं, उसका दूसरा पहलू इस वजह से है क्योंकि उसने ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ युद्ध लड़े गजनवी ने, उसने ईरान में भी युद्ध लड़े हैं, उसने बहुत सारे मुस्लिम शासकों के खिलाफ युद्ध लड़े। तो उसके लिए पैसा प्राइमरी चीज थी, क्योंकि उसने सोच लिया था कि मिड एशिया, जो मध्य एशिया, जो अरब के देश है, इसमें सबसे बड़ी ताकत अगर कोई बनेगा तो वो गजनवी बनेगा। ये उसका मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव था, प्राथमिक उद्देश्य यही था उसका। जैसे कई इतिहासकार तो ये कहते हैं कि अगर गजनवी को मक्का और मदीना में किसी खजाने का पता चल जाता तो वह वहां मक्का मदीना पर भी आक्रमण कर देता, इस तरह की उसकी नीयत थी। ठीक है, तो यामीन उल बिल्लाह यहां पे क्या बोलेंगे, तो क्या उद्देश्य रहे इसके, मैंने सारी बातें आपको बताई, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या कहना चाहेंगे छोटे से शब्दों में? तो छोटे से शब्दों में हम कहेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स थे लूट, इसने ईरान को भी लूटा, भारत को भी लूटा, और इस्लाम का प्रचार किसके अनुसार, उतबी के अनुसार, जो इसका दरबारी इतिहासकार है। अभी आगे सारे राइटर्स लिखवाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लूटिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम,
प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम। कितने अटैक किए इसने भारत पर? तो इसने भारत पर किए 17 आक्रमण, 17 इन्वेजन्स, 17 इन्वेजन्स ऑन इंडिया। 17 आक्रमण किए, और इस बात को सिर्फ एक ही इतिहासकार है, हेनरी इलियट। बाकी 17 की गिनती किसी से नहीं हो पाई, सिर्फ हेनरी इलियट अकेला इतिहासकार है जिसने कहा 17 आक्रमण। बाकी तो इसके जब और इतिहासकार कहते तो वो कहते इसके 12 आक्रमण ज्ञात होते हैं, बाकी 5 आक्रमणों के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती। या तो फिर हेनरी इलियट ने छोटे आक्रमणों को भी मान लिया, मान के चलो जैसे उसका एक छोटा अटैक था कानपुर पर, मंझावन के टेम्पल पर, तो या तो उसने उनकी भी गिनती कर ली। तो अभी इतिहास अगर एग्जाम में आएगा तो आपको 17 लिखने हैं। बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सब जान जाएंगे। सर जयपाल ने आत्महत्या क्यों की थी? धैर्य रखो, धैर्य सबसे बड़ी चीज है। आपके अंदर धैर्य नहीं है तो एक छात्र के अंदर मैंने क्या सिखाया था आपको पॉलिटी में? संयम सबसे पहली चीज है, वो सबसे पहला छात्र धर्म है। जब कोई टॉपिक अंत हो तो उसके बारे में तब विचार करना है, और तब भी आपको लगे कि कुछ आपको जानना है, तो आज आप इंटरनेट के युग में हैं। ठीक है, सारी चीजें यहां मत लिखा करो। बात क्लियर है यहां तक की? तो कहने का मतलब है ये भारत में आने की इसने शपथ ली, इसको सपोर्ट किया कैलिफ ने, उसने बोला कि हाँ ठीक है तुम ये आक्रमण कर सकते हो, उसको टाइटल दी, शक्तियां दी, और इन्हीं के टाइटल के बाद में उसका पहला आक्रमण भारत में होता है। लिखना इस पे, यहाँ पे लिख लेना। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे आप लिखें महमूद गजनवी के आक्रमण, गजनवी के आक्रमण। यहाँ से बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इनके वर्ष जरूर पूछे जाते हैं, किस आक्रमण, कौन सा अभियान उसका कब था। लिखना इन्वेजन्स ऑफ गजनवी, इन्वेजन्स ऑफ अटैक ऑफ गजनवी। लिखेंगे 1001 में भी आया था, वो सफल नहीं हुआ था तो उसकी काउंटरिंग होती, गिना जाता है पहला सफल आक्रमण। हिंदू शाही वंश खिलाफ था गजनी के या नहीं था? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो पहला सफल आक्रमण हुआ उसका ये, यानी कि फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन हम इसको बोल सकते हैं, इन्वेजन। ये उसने किया किसके? हिंदू शाही के खिलाफ। कब? 1001 एडी में, सन 1001 में। और इस वॉर को हम बोलते हैं वह हिंद का वॉर, वह हिंद का युद्ध, सॉरी, वह हिंद का युद्ध, वॉर ऑफ वह हिंद। कब लड़ा गया था? वॉर ऑफ है वह हिंद किसके खिलाफ था? हिंदू शाही राजा जयपाल के खिलाफ। हिंदू शाही जयपाल, जयपाल की फिर से पराजय हुई। तो क्या जयपाल की हर बार पराजय हुई है, हाँ या ना? अभी मैंने पहले 2 अभियान बता दिए कि एक बार तो ये खुद गया और एक बार फिर सुबुक्तगीन आया। इसके खिलाफ सुबुक्तगीन का जो आक्रमण था वो 986 का है, वो भी कहीं किनारे पे लिख लेना। सुबुक्तगीन ने भी हराया था 986 एडी में जयपाल के विरुद्ध, यानी अगेंस्ट, अंगेस्ट जयपाल, छोटा सा लिख लीजिए तो उसी से आप समझ जाएंगे, अंगेस्ट जयपाल। तो यहां पर एक बात कही जाती है कि भाई जब आपका इन्होंने जो है जयपाल को लास्ट टाइम पे, तो जयपाल क्या इस युद्ध में एक बाद में क्या होता है कि शुरुआत में तो कुछ एक संधि की बात होती है थोड़ी सी, जिसमें आपका 2.5 लाख दिनार दी गई। ठीक है, 25 हाथी भी गजनबी को गिफ्ट किए गए उसमें, लेकिन कहते गजनबी उसके बाद में भी नहीं माना और उसके अत्याचार भारत में बढ़ते रहे। तो यहाँ पर जब इनको इतनी शर्म महसूस हुई तो यही राजा जयपाल थे आपका जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्मदाह, खुद को आग के हवाले कर लिया था। क्योंकि उसका कारण क्या रहा कि बार बार असफलता, बार बार असफलता, और उसकी वजह से मतलब बहुत कम ऐसे आपको देखेंगे राजाओं के ऐसे वर्णन हैं, दक्षिण में कुछ एक राजा हैं जिनके वर्णन है कि उन्होंने आत्मदाह कर लिया हो। अब ऐसा नहीं था कि हिंदू शाही ने घुटने टेक दिए थे। अगर मैं बात बताऊं, जयपाल के पुत्रों के कुछ के नाम बता रहा हूं, इनके पुत्र आनंदपाल थे, ये नाम कंसीडर करके रखना। आनंदपाल के जो पुत्र थे उनका नाम था त्रिलोचन पाल। ये लगातार संघर्ष करते रहे थे अंतिम समय तक। त्रिलोचन पाल के बेटे लड़े इनके बाद में भीम पाला,
और भीमपाला की डेथ हुई थी 1020 में। तो इनके बेटे के बेटे के बेटे इन्होंने संघर्ष किया है गजनवी के खिलाफ। बात क्लियर है? वह हिंद का युद्ध तो पहला सफल आक्रमण हो गया। इसके बाद में लिखना और क्या है, 1005 में किया उसने, मुखिया को लिखेंगे सिर्फ, छोटे छोटे अभियान नहीं लिखेंगे, मुल्तान पर। और मुल्तान पर यही इतिहासकार इस बात को कहते हैं, मुल्तान जिसको मूल स्थानम कहते हैं, यहां पर जो इसका आक्रमण था वो सिया मुसलमानों के विरुद्ध था। सिया मुसलमान, ठीक है, सिया मुसलमान। यहां पे जो राजा था उसका नाम था दाऊद, दाऊद, ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब इसने राजा दाऊद को हराया यहां पर मुल्तान में, तो राजा दाऊद से इसकी संधि होगी। राजा दाऊद ने इसके सामने माफी मांगी। राजा दाऊद ने कहा ठीक है, हम जो है तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसी मतलब तैयारी नहीं करेंगे युद्ध की, क्योंकि इसको अपने गुप्तचर प्रणाली बहुत मजबूत थी गजनवी की, यंग ब्लड था, तो मतलब गुप्तचर बहुत, जो स्पाई सिस्टम था उसका वो बहुत नेटवर्क मजबूत था। तो उसको पता चला कि भाई ये जो राजा दाऊद है ये भी मेरे खिलाफ में आक्रमण की तैयारी कर रहा था, उसको हरा दिया। लेकिन इसी समय पर गजनी में उसकी सीमाओं पर अटैक हो गया, तो उसको जाना पड़ा यहाँ से। तो जाना पड़ा, तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी दे के गया मुल्तान की, वो दे के गया था नौसा शाह को, नौशा शाह को जिम्मेदारी। ये नौसा शाह बड़ा नाम आता है इतिहास में, नौशा, सासलजम भी लिखते हैं, नौशा शाह। अब नौसा शाह कौन था? दरअसल में इसका नाम है सुखपाल। सुखपाल ये जयपाल का नाती था और इसने धर्म बदल लिया था। राजा जयपाल का नाती, नाती समझते हो कौन होता है नाती? बताओ, नाती कौन होता है? तो नाती होता है बेटी का पुत्र, यानी कि बेटी का बेटा होता है। बात क्लियर है? तो हम सब करके बताएं। तो यहां पे किसको जिम्मेदारी दे गया? नौसा शाह को। लेकिन बाद में क्या हो गया, नौसा शाह और दाऊद ने मिलकर के बोले कि वे विद्रोह करेंगे, तो इनको वापस आकर के उसने हराया था। तो ये याद रखना आपको, यहां तक 1005 एडी मुल्तान पर उसका आक्रमण हुआ। 1014 थानेश्वर, थानेश्वर कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। यहां पर उसने लूट की, थानेश्वर हरियाणा में उसने लूट की, जबरदस्त लूट होती थी उसकी, ठीक है। नहीं, इससे पहले एक और अभियान लिख लेना छोटा सा बीच में कहीं, 1008 में, वो भी बहुत चर्चित है। 1008 में आपका नगरकोट का, नगरकोट, नगरकोट हिमाचल प्रदेश, जो बज्रेश्वरी टेम्पल है, बज्रेश्वरी टेम्पल, ये तो लिख लोगे ना इंग्लिश में, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, नामों को कभी इंग्लिश में मत लिखवाना भैया मुझसे। बज्रेश्वरी टेम्पल, ठीक है। और बज्रेश्वरी टेम्पल से उसको बहुत धन प्राप्त हुआ। तो कहते हैं कि यहीं से गजनवी को ये आइडिया आया कि भारत के जितने भी मंदिर हैं वो बहुत धनी हैं। तो यहाँ पर जब बज्रेश्वरी के टेम्पल को उसने तोड़वाया, तो कहते हैं कि यहाँ से उसको 7 लाख सोने के सिक्के मिले, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जो मंदिर हैं उनमें तो आपका सोना चढ़ाने की बहुत प्राचीन परंपरा है। भैया 1009 होगा बच्चों, 1008 1009 के चक्कर में कभी नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में इस चक्कर में पढ़ोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि इतिहासकार जो जिनको बचना होता, जो अभियान साल के एंड से चल के अगले तक चलता था, तो उसको लिख देते 1008-9, कई जगह 1009 मिलेगा, कई जगह 1008 मिलेगा। एग्जाम में ऐसा नहीं मिल सकता 1007 1008 1009 1010, उसको पता है ये कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वो उसको कभी गड़बड़ में नहीं करना। कहाँ गया बताओ फटाफट से? नगरकोट किस जगह है? हिमाचल प्रदेश में। तो नॉर्थ इंडिया में ही है क्या? थानेश्वर हरियाणा, ये कि आपका नॉर्थ इंडिया में ही है, हाँ या ना? सारे लोग बोले। इसके बाद में गया आपका 1018 मथुरा वृंदावन, मथुरा और वृंदावन। मथुरा और वृंदावन के बारे में समझिए। जो इसका दरबारी इतिहासकार है उतबी, उसने कहा है कि उत्तर भारत का, जब वो अपनी पुस्तक लिखता है किताबुल यामिनी, तो उसमें उसने लिखा कि उत्तर भारत का सबसे ज्यादा बसा हुआ नगर कोई था तो वो था मथुरा। तो इसने मथुरा में जब मंदिर में मूर्तियां देखी तो 5-5 फीट की सोने की मूर्ति, और एक मूर्ति को जब उखाड़ा गया तो एक ही मूर्ति के नीचे 4 लाख सोने के सिक्के। तो इसने सोचा कि मंदिरों में मूर्तियों के नीचे गड़ा हुआ सोना भी है। तो इसके बाद तो इसने ये आदेश दे दिया गजनवी ने कि जब कभी मंदिर पर आक्रमण हो तो पूरे मंदिर को खंडित किया जाए, यानी मूर्तियों को, जमीन को उखाड़ के देखा जाए। यहां से बहुत सारी स्त्रियों के अपहरण हुए। उतबी ने लिखा है कि यमुना नदी, क्योंकि वहां पर यमुना नदी बहती है, कहती यमुना नदी लाशों से पट गई।
और लगभग यहां से 1,000 स्त्रियों को ये बांध करके लेके गए गजनी। मथुरा में जैसे ही आक्रमण हुआ तो पड़ोसी राजा उस समय पे तो कोई एक्टिव नहीं है, नहीं तो तभी एक संघ बनता है इसके खिलाफ और लड़ पाते तो शायद कोई सफल, और असफल होना तो बाद की बात है। इसके बाद में जाते हैं यूपी के कन्नौज में, सेम ईयर। कहां पर? कन्नौज। और कन्नौज में जो राजा थे, देखो क्या चालाकी हुई यहां पर। कन्नौज में शासक था राज्यपाल, कन्नौज में राज्यपाल के विरुद्ध। तो सारी की सारी सेना तो इसकी यहां लूट में लगी हुई थी मथुरा वृंदावन में। बहुत थोड़े से सैनिक लेके पहुंचा कन्नौज और अपने गुप्तचरों को पहले भेजा कि जाकर के मैसेज फैला दो कि भाई गजनवी जो है बहुत बड़ी सेना को लेकर के आ रहा है। गए, थोड़े से सैनिक थे। और राज्यपाल, भारतीय राजाओं का खुफिया तंत्र इतना कमजोर, और जबकि खुफिया तंत्र प्राचीन समय में, आप याद रखिए आचार्य चाणक्य जी जब हम पढ़ेंगे, उन्होंने भारत के लिए एक जबरदस्त गुप्तचर संगठन की स्थापना की थी, लेकिन भारतीय राजाओं ने अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है। तो राज्यपाल जैसे ही वो थोड़े से सैनिक पहुंचे, भाग खड़ा हुआ, मतलब थोड़े से सैनिकों को देख के भाग गया। अब लेकिन यहां पर क्या क्या उसको जांचने की जरूरत थी या नहीं? बोलेंगे जी कन्नौज में राज्यपाल को जांचने की जरूरत थी, आप कहेंगे नहीं भैया। अब देखो भारतीय और राजाओं को देखो, किस तरह की फूट थी भारतीय राजाओं में। यहां पर जो चंदेल चंदेल जिनकी राजधानी हुआ करती थी खजुराहो, लिखें फटाफट से, चंदेलों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। एक चंदेल राजा थे विद्याधर। तो विद्याधर ने कहा कि मथुरा और वृंदावन में जो लूट हुई है उसका जिम्मेदार राज्यपाल है, इस राज्यपाल को ढूंढो और इसको मारो। और राज्यपाल को उन्होंने मरवाया, चंदेल शासक विद्याधर ने। तो आप मुझे बताओ होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था ना कि ये लोग संगठन बनाते, और मुख्य कारण तो गजनवी है। गजनवी को कोई मारने के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहा है, कह रहे ये व्यक्ति भाग खड़ा हुआ है, ये डरपोक है, तो इसके खिलाफ संगठन बनाओ और इसको मारेंगे। और राज्यपाल के विरुद्ध हो गए कई राजा विद्याधर के साथ में। है कमाल बात या नहीं? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे जी फटाफट से बोलेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर उस समय भगवान कहां थे? अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाता तो तुम्हारे कर्मों को जो सजा है उसको बचाने के लिए भी तो ईश्वर ही है आपके पास में, है ना? आप जितने गलत सलत कर्म चाहे करें और फिर ये बोलें कि जब हम पे अटैक होगा तो हम खुद को नहीं बचाएंगे, ईश्वर ने जो बुद्धि दी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, हमको बचाने के लिए भी ईश्वर को ही आना पड़ेगा। बड़े कमाल के इंसान हैं आप। इसका मतलब तो तुम्हें फिर बुद्धि क्यों दी है ईश्वर ने? अच्छा ये बताइए फिर गजनवी सफल क्यों है? थोड़ा लॉजिक के साथ में बात किया करो। कह रहे कि तब ईश्वर कहां थे। एक कहानी और थोपी गई भारतीयों पर, कह रहे सोमनाथ पर जब अटैक हुआ तो सोमनाथ के जो लोग थे ना वहां पर गुजरात में, वो दीवारों पर बैठ के हा 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 कर रहे थे, उपहास कर रहे थे, और कह रहे थे इनको तो भगवान सोमनाथ मारेंगे। ऐसा नहीं था। आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा, सोमनाथ के प्रांगण में राजा ब्रह्मदेव के नेतृत्व में 50,000 जान गई हैं। 50,000 लोग, हा 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 करते हुए 50,000 लोग नहीं मरेंगे। 50,000 लोगों ने लोहा लिया था। कह रहे कि तब ईश्वर कहां थे? तो फिर तुम्हारा क्या काम है? अगर सारा काम ईश्वर किया तो फिर आप क्यों जी रहे हैं? जब आप किसी गलत कार्य को करते हैं तब तो आपको ईश्वर का विचार नहीं आता, तब तो आपको लगता है कि नहीं सारे हित हमको खुद ही साधने हैं, और जब कुछ घटना घटती है तो फिर ईश्वर याद आते हैं सबको। यहां देखेंगे तो 1018 मथुरा और वृंदावन के बाद में कहां गए? कन्नौज, राज्यपाल के खिलाफ। ये लिख लेना कि इस उत्तर भारत में जब गजनवी के आक्रमण हो रहे थे तो इस उत्तर भारत को बचाने वाला कोई मौजूद नहीं था। लाखों स्त्रियों के साथ में रेप किए गए, हजारों बच्चियों को अपहरण करके गजनी भेजा गया, लाखों लोगों के कत्ल किए गए, कोई बचाने वाला नहीं था, नो वन। और जब पता चला कि अच्छा राजा विद्याधर एक ये कह रहा है, गजनवी को पता चलता है कि भाई अगर राज्यपाल तुझे भागना नहीं चाहिए था, हमसे अगर युद्ध होता तो हम नहीं भागते। तो ये मैसेज पहुंचा गजनवी के पास में कि राजा विद्याधर तो तुम्हें चुनौती दे रहा है, तो उसका आक्रमण हुआ राजा विद्याधर के खिलाफ।
1021 लिखना उसको। 1021-22 भी बोलते हैं, 1021-22 कुछ भी लिख लो उसको, एक वर्ष से कोई आगे पीछे होता है थोड़ा सा, तो क्या बोलेंगे? ये है उसका कालिंजर का किला। और कालिंजर का किला किसका था? चंदेलों का। कालिंजर, राजा विद्याधर, राजा विद्याधर, क्योंकि इसने चिट्ठी लिखवाई राजा विद्याधर को, भैया तुम चैलेंज कर रहे हो हमको। उन्होंने कहा हाँ चैलेंज कर रहे हैं तुमको, बताओ। और उन्होंने राजा विद्याधर को चिट्ठी भिजवाई कि जब तक मैं पहुंचूं तब तक इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना। राजा विद्याधर ने कहा इस्लाम नहीं, युद्ध होगा। इस्लाम एक्सेप्ट करने से मना कर लिया। लेकिन जब वो जबरदस्त सेना लेके आया, युद्ध हुआ, तो राजा विद्याधर किले में, किले की दीवार बंद कर ली। कालिंजर का किला अविजित किला माना जाता है। तो बहुत दिन तक जब गजनवी की सेनाएं टिकी रही और राजा विद्याधर को भी लगा ये भी वापस जाने के मूड में नहीं है और हम अंदर कब तक रहेंगे, तो तब एक संधि हुई। तो यहां पे कहते हैं कि बहुत सारी औरतें गजनवी ने विद्याधर को गिफ्ट की और बहुत सारे हाथी राजा विद्याधर ने गजनवी को गिफ्ट किए। तब जाकर के ट्रीटी साइन हुई कि ठीक है, इसको फुल स्टॉप करते हैं, ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। 1024। अब आप कहोगे गजनवी को हराने वाला कोई नहीं था, नोट कर लेना, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहान। दो व्यक्ति, दो राजाओं के नाम याद रखना। गोविंद राज सेकंड गजनवी को बहुत मारा, इतना मारा कि लास्ट में तो नीचे लेटा हुआ था, घूसा भी मार दिया मुंह पर। गोविंद राज सेकंड। और दूसरे व्यक्ति थे राजा वीर। जब कोई आपसे पूछे ना कि मैंने कहा उत्तर भारत में इस समय तक यहां तक कोई बचाने वाला नहीं था, कोई, लेकिन इसके बाद में उत्तर भारत को बचाने वाले अजमेर के चौहान आए। गोविंदराज द्वितीय गजनवी को बहुत बुरी तरह पराजित किया और कहते हैं गजनवी के जितने भी अभियान है उनमें गजनवी अगर घायल हुआ तो वो एक अभियान है। लिटा लिटा के मारा इन्होंने गजनवी को। उसने फिर बाद में एक प्रयास किया, बदला लूंगा। कहते ना वो क्रोध में, मतलब गुस्से में और नशे में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, वो सारे डिसीजन व्यर्थ जाते हैं। तुक्का लग सके सही हो जाए तो बात अलग है। तो उसने ऐसा ही डिसीजन ले लिया गजनवी ने, तो वहां पे फिर राजा वीर ने मारा। तो उसने ये कह लिया कि अजमेर के रास्ते में नहीं जाऊंगा कभी भी। सोमनाथ मंदिर जब आया ना 1025 में, तो उसके पास दो ट्रैक थे, एक तो थल से अजमेर होते हुए और एक था पीवड़ा सांपों के बीच से राजस्थान थार मरुस्थल से होके। तो उसने अजमेर नहीं चुना, उसने थार मरुस्थल को चुना। थार मरुस्थल 1 महीने का ऊंटों पर 30,000 ऊंटों पर सामान, अनाज, पानी लाद करके निकला था। जमीन पर नहीं सोता था गजनवी, क्योंकि राजस्थान के थार मरुस्थल में रहते पीपड़ा सांप, जहरीले। वो अगर हवा में भी जहर छोड़ दे तो व्यक्ति मर जाए। उसके कैंप में रात को आते सांप और वो जहर छोड़ के चले जाते, लोग मरे मिलते। बोला नीचे तो नहीं सोऊंगा, ऊंट पे ही सोता था ऊपर। रात को ऊंट भाग जाए बेशक से, सोता ऊंट पे ही था। छिपकली, वहां जहरीली छिपकली है थार मरुस्थल में। बहुत सारे और भी जीव थे जिन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं कि 30,000 की जो उसकी ऊंटों पर सेना चली थी वो 25,000 रह गई। ठीक है। तो अजमेर के चौहान इन्होंने हराया। और यहीं पे गोगाजी महाराज, नाम जानते हो? थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने नाम सुना है गोगाजी महाराज जी। इनकी शहादत यहीं की है। गोगाजी चौहान थे। गोगाजी महाराज जी की शहादत यहीं की है। इनके बारे में गजनवी ने कहा था कि मैंने अपनी आंखों से जाहर पीर को देखा है। जाहर पीर का मतलब है साक्षात देवता, ए ट्रू डाइटी। जब उन्होंने युद्ध किया और इनकी शहादत हुई तो उसने कहा कि, तो आप देखोगे बहुत सारे मंदिर हैं इनके, बहुत जगह आप देखोगे, जैसे मुसलमान तो इनको गोगा पीर कहते हैं, और जो यूपी में बहुत सारे हैं, नॉर्थ में बहुत सारे हैं, वहां पर इनको जाहर पीर कहा जाता है। या कई जगह तो इनको ऐसे जहारवीर गोगा जी महाराज बोल देते हैं। तो वो इसी वॉर की बात है। ओके। 1024 के बाद में ये तो इसकी हरार हो गई। अब इसको तो पैसा तो मुंह लग चुका था इंडिया का कि भाई पैसा तो भारत में है। अब पैसा कैसे आएगा? अब गजनी जो जगह था, जो सेंटर में था, वहां भी वॉर लड़नी थी, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो फिर इसको पता चलता है कि यार सोमनाथ बेस्ट ऑप्शन रहेगा, सोमनाथ पे तुम जो है अटैक करो।
तो इसने कहा सोमनाथ का रास्ता, ये कहानी मैंने आपको बता दी। तो अजमेर, उसने बोला ना बाबा ना, कतई तो जाऊं नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, साम्राज्य छिनता हो तो छिन जाए, लेकिन अजमेर से नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। सेकंड ऑप्शन बताओ कोई। उन्होंने बोला फिर तो रेगिस्तान है जी, जब तक थार मरुस्थल शुरू होगा वहां तक घोड़ों से चलते हैं और उसके बाद में ऊंटों पर सवार हो जाएंगे। उसने कहा हाँ ये ठीक है, ऊंटों पर सवार होके आया। ठीक है, तो फिर होता है सबसे इंपॉर्टेंट 1025। इसको बहुत सारे लोग इसका मानते हैं 16वां आक्रमण, हेनरी एलियट के अनुसार है। 16th अटैक था इसका, कहां पर? सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर कहां पर पड़ता है? सोमनाथ मंदिर बताएं। आप कहेंगे भैया ये गुजरात में है। और भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं कुटुल, जो उनकी आपका लिंग समझते हैं ना, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग, तो वो प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। तो जो ज्योतिर्लिंग है वो 12 हैं कुल, और उन 12 में से ही एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भी है जो बहुत चर्चित है। ठीक है, अब यहाँ के बारे में यह था कि भैया सोमनाथ मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है, आज भी प्रसिद्ध है, उस समय बहुत प्रसिद्ध था। तो इसके दो कारण बताए इसको, कि एक तो यहां से धन बहुत मिलेगा, और दूसरा सुंदर लड़कियां यहां बहुत मिलेंगी। क्योंकि भारत में आप पढ़ोगे तो एक प्रथा थी, देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा में क्या होता था कि लड़कियां मंदिर में दीप जलाने का, नृत्य का, गायन का काम करती थी। और दो तरह की लड़कियां होती थी, मतलब कैटेगरी तो बहुत सारी थी, मुख्यतः दो। एक दत्ता, दत्ता का मतलब है वो लड़कियां जिनकी शादी देव प्रतिमाओं से, मूर्तियों से कर दी जाती थी, तो उनको तो बहुत सम्मान मिलता था, उनको तो देवी की तरह पूजा जाता था। तो बहुत सारे लोग जो धन के लालच में थे प्राचीन भारत में, तो वो क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी देव प्रतिमा से करा देते थे, सुंदर बेटियों की। और उसके बदले में जो वहां पर चढ़ावा आता था मंदिर में, उस सब का वो अनावश्यक रूप से उपयोग करते थे। आज भी आपने देखा ना, एक पुजारी के घर से कितने लगभग 180 करोड़ का सोना मिला है। कई बार कई पुजारियों के घर से आपका सोने मिलते हैं। जरूरी थोड़ी है सभी पुजारी जो हैं वो पवित्र होंगे, बहुत सारे पुजारी अपने उपयोग के लिए उस धन को प्रयोग में लाते रहे हैं। एक तो मैंने बताया दत्ता, वो पवित्र आपका देवदासी हुआ करती थी, उनका तो कोई मतलब एक सम्मान देवी की तरह होता था, ऐसे समझिए उनका तो मंदिर में नियंत्रण होता था। एक लड़की होती थी विक्रता, जिनको मंदिर चुनता था, विक्रता ये एक कैटेगरी है। और जिन लड़कियों को मंदिर चुनता था, गांव में सुंदर लड़कियों की, गरीब घर की बेटी है, उसको देवदासी बना लिया जाता था कि तुम मृत्यु में दीप जलाओगे। ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल, या मैं कहूं कि वो तो भोग विलास का साधन बनाई गई है, उसके ऊपर बहुत लिखा गया है। तो उस समय के सोमनाथ मंदिर में 5,000 देवदासियां थी। तो एक तो उसको बताई गई चीज, एक तो सुंदर स्त्री और एक धन, ये दोनों चीजें यहां से प्राप्त होंगी। इसीलिए वो लालायित था इसके लिए कि भैया रेगिस्तान से भी आने को तैयार था। यहां पर याद रख लेना, ये क्या बोल दिया मैंने इसको, 16th अटैक। और यहां पर जो आपका राजा था इस समय पे, याद रख लेना, 16वें आक्रमण के समय जो राजा थे वो चालुक्य वंश के भीम थे, भीमदेव। इस डायनेस्टी के थे, चालुक्य वंश के, भीमदेव चालुक्य बोलते हैं। ठीक है, सोलंकी डायनेस्टी भी कहा जाता है। और ये कौन थे? ये मोढेरा के राजपूत थे, मोढेरा के राजपूत, राजपूत ऑफ मोढेरा। ठीक है, मैंने बताया आपको जितना भी वैभव जो मैं आपको बता रहा हूँ देवदासियों की स्थिति के बारे में, कौन लिख रहा है? अलबरूनी लिख रहा है अपनी पुस्तक में। क्योंकि अलबरूनी भी वो व्यक्ति है जो, जब उसको पता चला था कि महमूद गजनवी हर साल भारत पर आक्रमण करेगा, तो वो भी महमूद गजनवी के साथ हो लिया, क्योंकि उसको रुचि थी दुनिया की संस्कृतियों में। तो उसको यह था कि भाई मैं अपना अध्ययन कर लूंगा और उसको लिखूंगा। ठीक है सर, 1947 से अब तक का इतिहास कहाँ और कौन लिख रहा है, इस पर फोकस कर सकते हैं आप अभी, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। प्रार्थना है मेरे साथी, मैं आपके क्या बोलते हैं उसको, चरण दबा सकता हूँ। आपका जीवन अगर कुछ सही हो पाए तो अपने आप को फोकस पे रखिए यहाँ। क्योंकि चरण दबाने की बात मैं आपकी इसलिए करता हूँ
क्योंकि आप मेरे साथी बंधु हैं। आपको मैंने अपना परिवार माना है। इसी चीज को मैं चाहता तो कहीं पेड एप्लीकेशन पे पढ़ा रहा होता और लाखों बच्चे इससे जुड़ रहे होते। लेकिन मैं उस सब को छोड़ करके यदि आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं तो मेरी एक खुद की आंतरिक इच्छा रही होगी कुछ सिखाने की आपको, है ना। तो उसका थोड़ा सम्मान करिए, क्योंकि एक दिन मैं ये कहता हूं ना आपसे, आप रोएंगे अकेले में और आपके आंसू समझने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। मेरे साथ घटित हो चुका है, ठीक है। मैं उसको महसूस कर चुका हूं और एक लंबे समय तक महसूस कर चुका हूं। ऐसा नहीं कि एक दिन, वर्षों तक मैं उसको महसूस कर चुका हूं कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है। और तब कोई नहीं समझता है। मैं बस छोटे से मैं इस बात को कहना चाहूंगा, तो समझिए और फोकस पे रहिए। तो क्या बोलेंगे, राजा भीमदेव यहां पर थे, ठीक है। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। इधर से आया, बताओ फटाफट से। अजमेर से होके आया था क्या? आप कहेंगे नहीं, अजमेर के रास्ते नहीं आया भैया। अजमेर के रास्ते नहीं आया। किस रास्ते से आया था? थार के रास्ते, थार मरुस्थल के रास्ते आया, ठीक है। ये सही है। और ये युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था 6 से 8 जून। 3 दिन का भयानक युद्ध है, 1025 का, ठीक है। झूठी कहानी है वो। जो आपसे कोई कहे ना यहाँ पे नाम बताना, उनको राजा ब्रह्मदेव के बारे में थोड़ा सर्च करो। राजा ब्रह्मदेव नेतृत्व कर रहे थे, स्थानीय राजा थे वहां के। 3 दिन तक मारकाट हुई है और 3 दिन की मारकाट में यहाँ पर 50,000 लोगों का कत्ल किया गया। सबसे बड़ा यहाँ पर जो वैभव लिखा है, अलबरूनी ने वो लिखा है यहाँ के शिवलिंग का संतुलन, कि वो शिवलिंग अधर था, हवा में था। यानी कि कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके दीवारों की वजह से उसको एक संतुलन किया गया था। उसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। जैसे आप कई बार देखोगे कि कोई कोई आपने देखा होगा, कोई कोई प्रतिमा जो है वो उठी हुई प्रतीत होती है, कि टिकी हुई नहीं है। तो वो आसपास की दीवारों की वजह से वो चुंबकीय प्रभाव करके उसको किया जा सकता है, वैज्ञानिक तरीके से उसको उसको संतुलन बनाया जा सकता है। तो जब वो दीवारें तोड़ी गई, क्योंकि मैंने आपको बताया गजनवी के तो ऑर्डर थे भी दीवारें मूर्तियां सब तोड़नी है, तो जब वो दीवारें और मूर्तियां तोड़ी गई तो शिवलिंग का जो बैलेंस था वो फिर तो बिगड़ जाना था, वो संतुलन तो निराधार हो ही जाना था। तो कहते हैं यहाँ पर हिंदू आस्था को सबसे ज्यादा चोट पहुंची कि भाई ऐसा कैसे। क्योंकि बहुत सारे लोग, तो आप जानते हैं ना, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बड़ा फर्क है। वो आप ही जानते हैं, उस बात को आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही ये लूट हुई तो इसके बारे में जो खबर है वो बाकी सब क्षेत्रों में गई। खबर गई आपका कश्मीर, भैया सोमनाथ जो सबसे पवित्र लूट हो चुकी है। यहाँ पे राजा थे संग्राम राज। कौन थे इस टाइम पे? खबर कश्मीर गई। राजा कौन थे? लोहार वंश था कश्मीर में एक। कश्मीर के राजवंश आपको पढ़ाएंगे, तभी हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई जब आपका 980 से लेकर के 1003 तक कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन था, वो कश्मीर के राजवंश जब आपको पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। आपको चिंता नहीं करनी है, ये पढ़ेंगे या वो नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर साथी आपका राजा विद्याधर, ये कहाँ पर था? विद्याधर, विद्याधर ये कहाँ पर था? आपका चंदेल। खजुराहो इसकी राजधानी थी क्या? खजुराहो में राजा था, खजुराहो, ये भी लिख सकते हैं। कश्मीर हो गया आपका। मैं आपसे पूछूं मालवा के शासक कौन थे? मालवा के शासक थे भोजराज, परमार वंश के। ये कहाँ थे? मालवा, मध्य प्रदेश वाला आज का क्षेत्र आप बोल सकते हैं। किस वंश के थे? परमार वंश के। परमार वंश। आपसे पूछे उस समय पर भारत में राजा कौन कौन थे? अजमेर, अजमेर में थे अजयराज, अजयराज चौहान वंश के। बच्चों इसे इंग्लिश में लिखने की जरूरत तो नहीं है, अजयराज को भी भैया इंग्लिश में लिखो, जिसकी जरूरत होगी उसको लिख देंगे खुद ही, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इन सब ने आनन फानन में एक संगठन बनाया कि भाई इस महमूद गजनवी को वापस नहीं पहुंचने देंगे, इस महमूद गजनवी को वापस नहीं पहुंचने देंगे। और ये संगठन कहां का बना रहे हैं? इनके गुप्तचरों को यह भी नहीं पता है कि भाई वो अजमेर के रास्ते से नहीं आया है। ना पता लगाने की कोशिश की, सबने ये मान लिया कि अजमेर के रास्ते से होकर के जाएगा, क्योंकि पहले तो ऊंटों के पास उतना सामान नहीं था, अब तो उसने इतनी लूट की है। और उस लूट का जो आंकड़ा बताया जाता है, सोमनाथ के मंदिर से जो लूट हुई उसका आंकड़ा बताया जाता है आपका, कि यहां से 30 टन सोना, 30,000 किलो सोना उसको प्राप्त हुआ, और लगभग 10 टन हीरे जवाहरात उसको यहां से पैदा मुलाकात, मतलब पिले, जो उसने यहां से लूटे।
ठीक है, यहाँ का जो शिवलिंग था उसको भी लूट के लेके गया और वहां मस्जिद में लगवाया ले जाकर गजनी में। तो कहने का मतलब सब लोगों ने मान लिया कि अजमेर से होकर के जाएगा। अब वो अजमेर से गया ही नहीं, वो गया कंठकोट से, कंठकोट के रास्ते, कंठकोट मंसूरा होते हुए। तो यहाँ पे एक रियल व्रेव, मैं एक किताब पढ़ रहा था, बड़ी प्रचलित किताब है जीके की, तो उसमें एक इतने गंदे शब्द का प्रयोग किया गया कि महमूद गजनवी को जाटों ने लूट लिया। अपने आप में एक अपमानित शब्द महसूस होता है कि जब हिंदुस्तान के राजा संगठन नहीं बना पा रहे थे और दूरदर्शिता जब इनके अंदर नहीं थे, तो कांझा काणा नाम के एक जाट सरदार ने लोहा लिया मंसूरा में, कंटकोट से जब वो मंसूरा जा रहा था। तो हमारी किताबें दिखा रही हैं लूट हुई है। बाकी सब ने क्यों नहीं कर ली फिर लूट? फिर तो ऐसी तो लूट भी अच्छी है भाई। अगर विद्रोह भी नहीं कर पा रहे तो फिर तो लूट ही ज्यादा अच्छी हो गई ना। बाकी सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहां पर, ये उस समय के राजा थे जिन्होंने आना फानन में वो संगठन बनाया। ठीक है, अब बाद में महमूद के उत्तराधिकारी हुए, मैंने कहा महमूद की मौत इसके बाद में, और इसी का बदला लेने वो 1027 में जाटों के विरुद्ध आया था, कांझा काणा इनके जो सरदार थे जिस गुट के खिलाफ, इसी के खिलाफ, जिनको खोकर भी कहते हैं हम, खोकर। तो 1027 में खोकरों के विरुद्ध उसका अभियान था, अंतिम अभियान था, ये भी लिख लेना, कहीं किनारे पे लिख लेना। 1027 में जाटों के विरुद्ध अंतिम अभियान क्यों हुआ, ये कहानी मैंने आपको बता दी। अरे बोलो मजा आया यार कुछ पढ़ के, तुम्हारा इंसाइट डेवलप होना चाहिए कि जीवन में कुछ पढ़ने को मिल रहा है। अब तक पढ़ाने बैठते तो गुलाम वंश मुगल वंश सब पढ़ा देते। बोले कोई दिक्कत? अंतिम अभियान, और 1030 में उसकी मौत हो गई। क्या हुआ मोहम्मद बिन कासिम के बाद में कि फिर वहां पर मतलब उनका आपसी जो संघर्ष है वो शुरू हुआ, और जब आपसी उनका संघर्ष शुरू हुआ तो दो वंश उनके बने, दो वंश, एक तो ख्वारिज्म उनसे बने और एक गौर वंश बना। गौर वंश के राजगों ने आपका ख्वारिज्म के प्रति क्या किया, विरोध किया, लेकिन ख्वारिज्म जो थे वो अरब में सफल रहे। वही गौर हैं जिनके वंशज आगे चल के गौर से मोहम्मद गोरी भारत आया। कैसे आएगा मोहम्मद गोरी, ये कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया जो महमूद गजनवी के समय के इतिहासकार थे उनको नोट करें, लिखे। महमूद गजनवी, 5 5 मिनट का टॉपिक और छोटा सा है। गजनवी के समकालीन लेखक कौन थे? गजनवी के समकालीन लेखक, दोस्त कुछ महसूस करना क्लास से, सीखना इससे, क्या सीखने की जरूरत है, वो इंसाइट आपके अंदर होना चाहिए। क्या बोल देंगे इनको? कंटेम्प्ररी राइटर्स ऑफ गजनवी कौन है? पहली बात तो याद रखें, इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ गजनवी, जो इसके साथ इसका ऑफिशियल इतिहास लिखता था। क्या बोलेंगे इसका? कोर्ट हिस्टोरियन। कोर्ट हिस्टोरियन कौन है? तो उसका नाम है उतबी। उतबी, और उतबी ने बुक लिखी है, किस वंश से था गजनी? तो आप कहेंगे इस यामिनी वंश से था, तो उसी ने उसी से लिखी है किताब उल यामिनी। उसके वंश के बारे में सारी जानकारी, अल्पतगीन कौन था, सुबुक्तगीन कौन था, क्या गजनवी ने किया, गजनवी के बाद के वंशज, मतलब जब तक उसका अपना जीवन रहा तब तक लिखा उसने, उतबी। और एक यहाँ पे नाम आएगा आपका, दरबारी इतिहासकार हो गया, एक नाम लिखे यहाँ पर आप, फिरदौसी का। फिरदौसी, फिरदौसी ने फारसी भाषा में एक बुक लिखी, शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा, शाहनामा। और शाहनामा को बोलते हैं ईरान का महाकाव्य, एपिक ऑफ ईरान। बहुत चर्चित है वहां पर, महाकाव्य का मतलब जो बहुत पढ़ा जाता हो। और इसीलिए फिरदौसी को कहा गया पूर्व का होमर। होमर कौन है बताओ फटाफट से? सिकंदर का गुरु कौन था?
सिकंदर का गुरु था अरस्तु। हम धीरे धीरे आपसे बात करेंगे अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, सबके विचारों पे बात करते रह जाएंगे समय समय पर जहां जरूरत होगी। तो अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को क्या सिखाया था, और देखो सिकंदर ने अपने गुरु की बातों को फॉलो किया हमेशा। अब तो हर कोई गुरु है, पहले गुरु थोड़े थे, किंचित अल्प, जिनको गुरु चुनने में समस्या ही ना थी। अब तो प्रत्येक व्यक्ति गुरु है, ये समझिए। तो अरस्तु कहता है अपने शिष्य सिकंदर से कि जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर धैर्य की कमी हो रही है, संयम की कमी हो रही है, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा उत्साह घट रहा है, तो तुम होमर की इलियड पढ़ना। इलियड पुस्तक का नाम है, जो कि मतलब एक पोइट फॉर्म में है, कविताओं के, जिसमें वीर रस की कविताएं हैं, ऐसा आप समझिए। तो वो अपने पास रखता था हमेशा सिकंदर उस बुक को। कौन सी किताब है? इलियड। तो ऐसे ही कि भाई उसमें गाथाएं लिखी गई वीरता की, तो इसीलिए फिरदौसी लिख रहा है वीरता की गाथाएं किसकी? गजनवी की। और गजनवी ने इसको बुलाया। याद रखना, ये जो जब इसने शाहनामा लिखी तो शाहनामा में क्या था, 50,000 छंद है इसमें टोटल। यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा रिसर्च करना आप, शाहनामा पुस्तक में कितने छंद है? 50,000 छंद। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि भाई एक छंद के लिए, आप ऐसे समझ लीजिए, एक किसी पैराग्राफ के लिए उसने बोला मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। तो कितनी दिनार मिलनी है? सोने की 50,000 दिनार। लेकिन जब किताब पहुंची उसके पास में, अब बहुत सारी कहानी है कि वो मोटी किताब ले गया उसने, छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा चालाक लेखक था, उसको पता था गजनबी जो है बड़ा चालू किस्म का आदमी है, उसने वो पैसा देने से इनकार करेगा, तो उसने बीच में कुछ पेज छोड़े, या जो भी कहानी रही हो, छोटा बड़ा रूप, वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुझसे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला भैया नहीं, चांदी की मुद्राएं देंगे, सोने की नहीं देंगे। तो इसने कहा अच्छा। तो इसने सब कुछ जो उसको ज्ञात था, गजनवी का चिट्ठा खोला उसने कि गजनवी कितना नालायक है, कितनी नीच प्रवृत्ति का है। तो बाद में इसके मंत्रियों ने सलाह दी, अब आप कहेंगे गजनवी इतना क्रूर था तो मरवा देता इसको फिर। लेकिन आप याद रखना, यदि कोई लेखक या कोई चर्चित व्यक्ति, वो ईरान में बहुत चर्चित था फिरदौसी, ऐसे व्यक्ति का यदि कोई कत्ल करवा दे, तो इसका मतलब तो क्या है, सहानुभूति उसी व्यक्ति को प्राप्त होगी और राजा को उससे नुकसान ही होगा। तो उसके मंत्रियों ने बताया भैया पैसा वैसा दे के सेटल करो, बात को खत्म करो। तो एक गाड़ी दीनार भर के गई उसके पास में, उसके घर। उसी दिन मौत हुई जिस दिन गाड़ी पहुंची फिरदौसी की। उसकी बेटी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, वो स्वाभिमानी लड़की थी, उसने कहा नहीं हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर तो ईरान में इतना प्रचलित हुई वो किताब कि ईरान का महाकाव्य बन गई। तीसरे सबसे चर्चित राइटर लिखना, अल बरूनी। देखो मक्खी भी क्लास लेने आ गई, तुमसे अच्छी मक्खी है, मक्खी भी अपने जीवन को उजाले की तरफ ले जाएगी। अल बरूनी, अल बरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद, जिसको तारीख हिंद बोलते हैं। किताबुल हिंद, याद रखने ना, मैंने क्या कहा आपको, शाहनामा किस भाषा में है, नोट कर लेना, फारसी लैंग्वेज में लिखी इसको, फारसी, पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन। किताबुल हिंद। अब ये लिख सकते हो ना यार तुम, देखो किताब उल हिंद, हम सब करो जी भैया, इस तरह के जोखिम हम उठा लेंगे। किताबुल हिंद। और एक किताब उसने लिखी तहकीक ए हिंद, मतलब इसी का नाम है, या किसी नाम से पूछी जाए आपसे, तहकीक ए हिंद। अब इसने बहुत कुछ लिखा है इस किताब में, भारत के वेदों के बारे में लिखा है, अब भगवत गीता जी के बारे में लिखा है, यहाँ पर उसने ज्योतिष के बारे में लिखा है, विज्ञान के बारे में लिखा है, जो उसने चुरा लिया ब्रह्म स्फुट सिद्धांत पुस्तक से उसको भी इसमें लिखा है। भारतीय समाज के बारे में लिखा है कि जाति व्यवस्था यहाँ इतनी जटिल थी कि किसी व्यक्ति को यदि जाति से बहिष्कृत कर दिया तो वापस जाति में स्वीकार नहीं किया जाता था। ऊंच नीच का भाव यहां विद्यमान था और यही भारत के पिछड़ेपन का कारण है। अलबरूनी लिख रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को मतलब नहीं, बोले नहीं भैया हम तो ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं हम तो। उससे उनको लगता है पता नहीं क्या प्राप्त हो जाता है, झूठा दंभ, जातीय संकीर्णता। उसने भारतीय समाज पर बहुत कटाक्ष किए, हद से ज्यादा। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उसने अच्छा बताया, उसने कहा नालंदा जैसे महान विद्यालय हैं यहाँ पर, काशी जैसे महान विद्यालय हैं,
यहाँ के विद्यालयों के बारे में उसने लिखा। लेकिन उसने जो भारतीय समाज पर कटाक्ष किए हैं वो बहुत कमाल हैं। अल बरूनी याद रख लेना, किताबुल हिंद मैंने बताया। तो एक बात आती है पुराणों का, पहली मुझे तो मुझे बताओ ये कहाँ से आया था? पुराणों का अध्ययन करने वाला, फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराण्स, अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, क्योंकि इसने ही लिखा सबसे पहले उनके बारे में। सीधी सी बात है, अध्ययन किया तभी तो लिखा उनके बारे में। फर्स्ट मुस्लिम हु रीड पुराण्स, फर्स्ट मुस्लिम हु रीड्स पुराण, ठीक है। पुराणों का अध्ययन किया। दूसरी चीज कहां से आया था याद रख लेना, उज्बेकिस्तान से आया था। उज्बेकिस्तान से आया। अभी क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे एमसीक्यू, जब हम रिसर्च कर रहे थे। बहुत समय लगता है यार इसमें, ऐसा नहीं है मैं पेट से सीख के आया हूँ। 1888 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है। इंग्लिश ट्रांसलेशन का हुआ 1888 में। किसने किया? एडवर्ड साची ने। एडवर्ड साची ने, ठीक है। और हिंदी में पूछे तो रजनीकांत शर्मा। एक्टर रजनीकांत नहीं, रजनीकांत शर्मा। एक राइटर और लिख लेना नीचे कहीं, उनका नाम है आपका, जिन्होंने लिखी बेहाकी, तारीख सुबुक्तगीन। वो सुबुक्तगीन के जीवन पर थी। तारीख ए सुबुक्तगीन। तारीख है सुबुक्तगीन। बात समझ में आई सारी? अरबों ने हमको क्या दिया? अरब हमारे यहाँ से क्या चीज़ें यूरोप तक पहुंचाई, ठीक है। भारत का कौन सा संगठन था जो कि आपका खिलाफ हुआ था उस समय पर? अरबों की जो अगली नीति थी भारत को यहाँ पर घेरने की अलकब के समय, उसको विफल किया, 300 साल तक होल्ड किया। अरब तो सफल नहीं हो पाए। फिर तुर्क आए। तुर्क कैसे बने थे मुसलमान, ये बात मैंने आपको बताई। तुर्कों ने जो गजनी को घेरा, गजनी पे अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन ने 986 में आक्रमण किया भारत पे जयपाल के खिलाफ। उसके बाद महमूद गजनवी ने उसको रिपीट किया। राजा जयपाल के बारे में मैंने बताया, इसका क्या प्रण था, क्या सपोर्ट किया इसको कैलिफ ने। इसके मुख्य आक्रमणों में पहला सफल आक्रमण मुल्तान, नगरकोट 1008-9, थानेश्वर, मथुरा, वृंदावन, ठीक है। 1024 अजमेर में इसको हार मिली, दो दो बार हार मिली, 2 युद्ध हारा यहाँ पर। ये कहीं बताया नहीं जाता कि 2 युद्ध हारा, छुपा लिया जाता है उसको। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे हुआ। अंतिम आक्रमण मैंने बताया जाटों के विरुद्ध, कांजा काणा के नेतृत्व में जो जाट थे उनके खिलाफ, ठीक है। नाम बोला करो ऐसे लोगों को, बोलो। आज 6 से 8 जून 1025 राजा ब्रह्मदेव लड़े हमारे। इन लोगों ने जो संगठन बनाया वो किसी काम नहीं आया। गजनवी के समय की जानकारी किन लेखकों ने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात रह गई कि अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था इसको, किताबुल हिंद को। अभी ध्यान आया मुझे फारसी देख के। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई कोई सिली पॉइंट छूट जाए, तो कभी ना कभी हम उसको ऐड करा ही देंगे, ठीक है। उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, तुम्हें तो बस डूब के पढ़ना है, ठीक है। बताएं जी, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? पढ़ें फटाफट से। नीचे दिए गए कथनों के अनुसार एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर के रूप में रेखांकित किया गया है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत पर तुर्की के आक्रमण सफल रहे? हाँ जी, बिल्कुल सफल रहे। क्यों सफल रहे, यहाँ पर कारण बताया गया है। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं। सही बात है एकदम से। यानी कि जो कथन ए है उसका कारण जो बताया गया है आर, वो सही है। तो देखें, दोनों ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर सही स्पष्टीकरण दे रहा है, ठीक बात है। यही वजह थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? अब होना तो चाहिए सुबुक्तगीन, लेकिन सुबुक्तगीन नहीं लिख रहा है तो किसको चुनोगे? ये तो अरब है, ये भी आए नहीं, तो आप क्या बोलोगे? गजनवी है। बोलो जी फटाफट से। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? कौन है जी आक्रमण करने वाला? महमूद गजनवी। कहां से आया था? गजनी से, ठीक है। महमूद गजनी भी कंफ्यूज मत होना, गजनी और गजनवी एक ही नाम है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कौन थे? राजा विद्याधर। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। बाकी तो आपको पढ़ाएंगे हम, जब राजवंश पढ़ाएंगे, मध्य के सब पढ़ाएंगे। दिद्दा, ये मैंने आपको बताया, ये कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहले हमले में हराया था? कौन थे?
ये तो इनके पुत्र हैं, सुखपाल, नौसा शाह, मैंने बताया था ना, नौसा शाह, इसको मुल्तान सौंप के गया था ये, क्योंकि इसने इस्लाम बदल लिया था। आनंद पाल तो लड़े थे इसके खिलाफ, जयपाल, राजा जयपाल। अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान भारत आया? गजनवी। अल बरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। किस कंट्री से आया था? उज्बेकिस्तान से। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो आप क्या बोलोगे भैया? अरबी में लिखी है। किसमें? अरबी में लिखी है। शाहनामा की रचना किसने की? अभी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, होमवर्क में ये जरूर लिखना। और साथ में एक रिक्वेस्ट मेरी आप और सारे लोगों से रहेगी, ठीक है? चैनल मैंने कल आपको बता दिया, टेलीग्राम में बहुत बच्चे ढूंढते हैं, आपको कुछ बोलेंगे हैंड रिटन पीडीएफ, हैंड रिटन पीडीएफ आपको ऐप में मिलेंगे। देखो नोट्स को मैं बता दूं जो साथी ना जानते हो, रोजगार विद अंकित ऐप खोलोगे, ऐप में किनारे पे 3 बिंदु आते हैं ऊपर, इधर इधर 3 पे क्लिक करोगे तो वहां पे होगा आपका फ्री कोर्स, और फ्री कोर्स में ऊपर ही आ रहा होगा आपका नाम से, किस नाम से? नायक बैच नाम से। उसमें जाके सबके फोटो होंगे टीचर्स के, तो हिस्ट्री वाले फोल्डर को खोलो, उसके क्लास के नीचे ही पीडीएफ मिल जाएगी, देखोगे ध्यान से। बोर्ड पीडीएफ की बात रहेगी, मैंने आपको बता दिया, बोर्ड पीडीएफ हर रोज आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर मिले। टेलीग्राम कल ही हमने बिल्ड किया, कैपिटल में देखना, और सारी अपडेट्स उसी पर मिल जाएंगी। मुझे कोई भी बात आपसे कहनी है तो यहीं पर कहूँगा, ठीक है? तो इंस्टाग्राम के माध्यम, स्टोरी के माध्यम से, या यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर सब लोग कवर नहीं हो पाते हैं। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर बोर्ड पीडीएफ आपको हर क्लास की मिलती रहेगी, और भी अन्य नेसेसरी पीडीएफ जो होंगी सभी एग्जाम्स के आंसर की, जो ज़रूरी है आपको रिसर्च करानी है, तो मैं कह के मतलब आपसे डिस्कशन करके जो भेजना है वहाँ भेज दूँ, ठीक है? तो कक्षा कैसे रखी? एक तो रिक्वेस्ट क्या है मेरी आपसे? रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मान के चलो अभी आपके सामने क्या होगा भाई, सीजीएल की डेट आ चुकी है आपका, कि भाई फॉर्म भरे जाएंगे उसका, आपका अप्रैल से, तो एग्ज़ाम होगा उसका जून जुलाई में, और फिर लगातार सीपीओ भी है, सीएचएसएल भी है। तो एक तो एसएससी के एग्ज़ाम के लिए आप किसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या तो सिलेक्शन पोस्ट 13 के लिए कर रहे हैं, आईबी के लिए कर रहे हैं, या फिर मुझे बताना आप सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे साथी ऐसे होंगे अपने तो सीडीएस के लिए कर रहे हो, या आयोग के लिए, या किसी स्टेट में, मान के चलो बिहार एसआई, यूपी एसआई, तो आप अपना एग्ज़ाम जरूर लिखना आज कि मेरा टारगेट भैया ये है। तो उससे क्या रहेगा कि मैं फिर उन एग्जाम्स को भी मद्देनजर रखते हुए, हालांकि हम सारी चीज़ें करेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने एग्जाम का नाम ना लिख पाएँ तो भी कोई बात नहीं है, तो वो ज़रूर लिखना आज आप, है ना? मैं बाद में पढ़ूंगा, ठीक है? सर गजनवी की मौत कैसे हुई? स्वाभाविक, जब किसी की मौत का कारण इतिहास में ना बताया जाए तो आप समझना वो स्वाभाविक मौत हुई है। जब किसी की मौत के पीछे कोई अन्य कारण होंगे तो वो बता दिए जाएंगे, ओके? तो अपना ख्याल रखना बहुत सारा, बस एक अच्छे से छात्र की तरह धैर्य के साथ में पढ़ते रहें। कक्षा कैसी लगी हमेशा लिखते रहें, अपना सुझाव हमेशा देते रहें, और ऐसे ही कहते हैं कि जब जर्नी शुरू होती है तब वो ज़रूर हमको कठिन लगती है, लेकिन जब हम प्रतिबद्ध होकर चलते रहते हैं तो फिर चीज़ें जब अंत होता है, जैसे हमने पॉलिटी में एक बार चले थे, अब उसको ख़त्म हुए भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, ऐसी हिस्ट्री ख़त्म हुए भी काफ़ी दिन हो चुके होंगे, तो वो सारी चीज़ें एक उत्साह से ख़त्म होनी चाहिए हमेशा। उम्मीद करूँगा आप उस उत्साह को बना के रखेंगे। थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखें।